हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग दोबारा यहाँ पे इसी मानवा को एक्सप्लेन करेंगे। नाम नहीं लूंगा, काफी ज्यादा बड़ा है। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंग ने यहाँ पे इजीली ए लेवल की डिफिकल्टी को हरा दिया था और बिना किसी दिक्कत के वहाँ पे शो ऑफ कर रहा था। उन सभी एनोमलीज को डिफीट करने के बाद में ये सब पीछे मरता है और उन लोगों से कहता है कि आंखें मूंद से इग्नोर ना करो। इसके बाद वो सुकिंग से पूछता है कि ये सभी एनोमलीज इंसानों के तरीके बात कब से करने लगे। इस पे सुकिंग बताती है कि ये काफी लंबे अरसे से इंसानों को खाते हुए आ रहे होंगे, इसलिए इन लोगों ने ये भाषा सीख ली है। और इन्हीं के पीछे हम लोग यहाँ पे जीलैंड को भी देखते हैं और वो भी इनकी मदद करने के लिए रेडी हो ही रही थी। लेकिन वो ये देख के हैरान हो जाती है कि ये सामने यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ में 2 क्लास की फैंटम बीस्ट एनोमलीज को इजीली डिफीट कर दिया बिना किसी दिक्कत के। अगर वो उनके साथ भिड़ती तो फिर उसे यहाँ पे कई सारे राउंड्स का सामना करना पड़ सकता था उन्हें एलिमिनेट करने के लिए। जिसके बाद हम लोग लिन को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों से कह रहे थे कि हम सभी लोगों को एक साथ रहना चाहिए। अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे तो फिर एनोमलीज हमारे ऊपर भारी पड़ सकती हैं, लेकिन एक साथ रहने से हम एक दूसरे की ढाल बन सकते हैं। हम लोग रेड हेयर वुमन को देखते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान थी। उसे लग रहा था कि ये सभी चीजें काफी ज्यादा नॉर्मल जाएंगी, लेकिन अब उसकी यहाँ पे आंखें बाहर आ गई हैं। अगर उसके ऊपर यहाँ पे फैंग का बफ ना होता तो फिर वो शायद से अब तक यहाँ पे मारी जा चुकी होती। और तभी इन लोगों को यहाँ पे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और लिन बताती है कि ये आवाजें एक तरीके से लहरों की आवाजों की तरीके लग रही हैं। और तभी यहाँ पे भूकंप आने लगता है, पूरी जमीन हिलने लगती है। जिसके बाद हम लोग कुछ पॉइजनर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये लोग उनसे जीत नहीं पाते और वहां से भागने लगते हैं। जिसके बाद ये सब लोग अपने सामने देखते हैं तो फिर इन्हें यहाँ पे एनोमलीज की एक बहुत बड़ी वेव अपनी तरफ आते हुए दिखाई देती है। यहाँ तक कि वो अंकल भी अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे और ये लोग इसे यहाँ पे डार्क टाइड कहते हैं। खैर वो जो अंकल यहाँ पे भाग रहे थे वो आगे से कहते हैं कि अगर रेगुलर आर्मी इसे हैंडल नहीं कर सकती इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मैं भी नहीं कर सकता। जिसके बाद अपनी तलवार उठाते हैं और यहाँ पे उस डार्क टाइड को रोकने की कोशिश करते हैं। और ये डिसीजन इनकी जिंदगी का सबसे खराब डिसीजन में से एक था, क्योंकि डार्क टाइड जैसे इन्हें अपने अंदर निगल लेती है तो इन्हें समझ में आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल एनोमलीज नहीं है। इनकी रैंक ए नहीं है, एस नहीं है, ट्रिपल एस रैंक की है। और जो बेचारे भाग रहे थे वो भी इस टाइड से बच नहीं पाते हैं और वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। और वो टाइड धीरे धीरे करके इन लोगों की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। फिर यहाँ पे सुकिंग से पूछता है कि ये डार्क टाइड क्या चीज होती है। सुकिंग उसे बताती है कि ये डार्क टाइड है डार्क एट्रीब्यूट की पिनाकल पावर, एक निगल लेने वाली फोर्स जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को निगल लेती है। इसलिए सुकिंग ये फैंग से कहती है कि हमें तुरंत यहाँ से कट लेना चाहिए अगर हम लोगों को कल का सूरज देखना है। तो वह पेलेन भी फैंग से यही कहती है कि हम लोगों को निपट लेना चाहिए इससे पहले की देरी हो जाए, तुरंत के तुरंत। लेकिन फैंग यहाँ पे इस डार्क एट्रीब्यूट का सामना करना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पे सबसे पहले यंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए एक सर्कल बनाता है और जिसके ऊपर वो यहाँ पे थंडर एट्रीब्यूट का भी जलवा मार देता है। और उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे इसके अंदर रहो और अपनी कंबाइंड पावर का इस्तेमाल करो तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और तुम लोग सर्वाइव कर लोगे। इस पे सुकिंग उससे कहती है कि तुम्हारा क्या तुम अकेले यहाँ पे उस डार्क टाइड का सामना करने वाले हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फैंग आगे से कहता है क्या ही फर्क पड़ता है, उसे यहाँ पे जो करना है वो करेगा। जिसके बाद वो यहाँ पे डार्क टाइड की तरफ आगे बढ़ने लगता है इन लोगों को पीछे छोड़ के। जिसके बाद वो डायरेक्ट डार्क टाइड के अंदर ही घुस जाता है। तो फिर फैंग ने जैसा सोचा था वही हो रहा था। ये डार्क टाइड असल में एक पूरा क्रिएचर नहीं है, बल्कि इसमें छोटे छोटे क्रिएचर एक साथ मिले हुए हैं जिनको मिला के यहाँ पे ये डार्क टाइड बनी है। ये सभी आपस में फ्यूज्ड हो गए हैं। अगर फैंग यहाँ पे इजिली अगर इन्हें अलग कर दे तो फिर वो इजिली यहाँ पे इन्हें कमजोर कर पाएगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए फैंग अपने थंडर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता है और वो एक एक करके यहाँ पे जो छोटे मोटे एनोमलीज थे उन्हें एलिमिनेट करने लगता है। जिससे डार्क एट्रीब्यूट का जो फ्यूजन था वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और ये कमजोर पड़ने लगती है। और उसी टाइम पे एक दूसरा एनोमली फैंग के ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है। तो फैंग यंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर फायर से हमला करता है और उसे यहाँ पे एलिमिनेट कर देता है। और जब फैंग इसी तरीके से यहाँ पे डार्क एनोमली को हराते हुए जा रहा था तभी उसकी नजर यहाँ पे अंकल के ऊपर पड़ती है जिनको एक एनोमली डिवोवर करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि फैंग ये देख के हैरान था कि अंकल अभी भी जिंदा है, बचे हुए हैं। जिसके बाद फैंग डिवाइन थंडर का इस्तेमाल करता है और वो यहाँ पे अंकल के एनोमली के ऊपर हमला करता है जिससे अंकल यहाँ पे आजाद हो जाते हैं। हालांकि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, वो बैरली ही सर्वाइव कर पाए थे। और उसी टाइम पे फैंग जब अपने सामने देखता है तो फिर उसे यहाँ पे जितने भी एनोमलीज को एनिमिलेट किया था वो दोबारा यहाँ पे रीजनरेशन का इस्तेमाल करते हुए खुद को ठीक ठाक कर लेते हैं। इससे फैंग को समझ में आ जाता है कि रीजनरेशन यहाँ पे एस क्लास से भी ज्यादा ऊपर का है। जिसके बाद फैंग यहाँ पे स्पिरिट बैरियर को रिलीज करता है और आगे से सिस्टम की मदद से यहाँ पे डार्क एट्रीब्यूट को दोबारा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। लेकिन एट्रीब्यूट यूनिक होने की वजह से एक्सट्रैक्शन फेल्ड हो जाता है यानी फैंग दोबारा यहाँ पे डार्क एट्रीब्यूट को हासिल नहीं कर पाया। जिसपे फैंग को ऑफ कोर्स बुरा लगता है कि वहाँ पे डार्क एट्रीब्यूट को दोबारा हासिल नहीं कर पाया। और उसे इस बात का भी बुरा लग रहा था कि वो अपने साथ यहाँ पे उस एब्जॉर्ब करने वाले फ्लावर को लेके नहीं आया, नहीं तो काम काफी ज्यादा इजी हो जाता। जिसके बाद वो यहाँ पे एक खास तरीके की एबिलिटी इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है और वहीं पे हम लोग इन लोगों को देखते हैं। वह पहले सुकिंग से पूछती है कि तुम्हें आगे कुछ दिखाई दे रहा है, जिसमें लिन उसे बताती है कि आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन डार्क टाइड इस समय के लिए वहीं पे जम गई है, आगे नहीं बढ़ रही। वो बैरियर के अंदर होने की वजह से भी यहाँ पे लिन को काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी, उसे ठंडी टाइप में लग रही थी। तो सुकिंग उसे
उसे बताती है कि बैरियर के साथ में अगर हम लोग यहाँ पे हल्की फुल्की अपनी स्पिरिट पावर लगा दे तो फिर हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी, और अगर फेंग यहाँ पे फेल हो जाता है तो फिर हमारे भी जिंदा रहने के कोई भी चांस नहीं है। हालांकि सुकिंग को पक्का यकीन था कि यहाँ पे फेंग को कुछ भी नहीं होगा। एक तो वो यहाँ पे स्पिरिट सेपिंग रियलम के अंदर है और ऊपर से कई सारे इंसेंट एट्रीब्यूट है उसके पास में। भले उन लोगों की फील्डिंग सेट हो जाए लेकिन फेंग को कुछ भी नहीं होगा, वो पूरी तरीके से सही सलामत है। इस पे लिन उससे कहती है जोक बढ़िया था लेकिन हंसी नहीं आई, गंदे जोक ना मारा करो। और उसी टाइम पे इन लोगों को डार्क टाइड के अंदर से एकदम तगड़ा धमाका दिखाई देता है जो आसमान को चीरते हुए बाहर निकला था। दरअसल फेंग ने वहाँ पे 9 ड्रैगन हेवनली फ्लेम सील का इस्तेमाल किया था, जिससे वो यहाँ पे डार्क टाइड को सील करने वाला था, जैसा उसने स्कूल बास्केट कोर्ट में किया था। जिसके बाद क्या होना था, फेंग अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए इजीली यहाँ पे उन सभी डार्क टाइड को सील करना शुरू करता है। यहाँ तक कि जिया लैंड भी हैरान हो जाती है फेंग की ये एबिलिटीज देख के, क्योंकि फेंग ने यहाँ पे एक डार्क टाइड को सील किया था जिसको देख के लोग भागते हैं। क्योंकि डार्क टाइड को सील करने के लिए यहाँ पे सिर्फ यांग एट्रीब्यूट काफी नहीं था, इसीलिए वो यहाँ पे डिवाइन थंडर का भी इस्तेमाल करता है उसे पूरी तरीके से सील करने के लिए। जिसके बाद वो बड़ी आसानी के साथ में यहाँ पे डार्क टाइड को सील कर देता है और साइड में फेंक देता है। इसके बाद लिन यहाँ पे फेंग से पूछती है कि हम लोग अंकल का क्या करें, ये जिंदा तो है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। वो पे सुकिंग फेंग से पूछती है कि उसने यहाँ पे एक हाई लेवल के डार्क एट्रीब्यूट को सील कैसे कर दिया और इतनी बड़ी चीज करने के बावजूद वो यहाँ पे इतना ज्यादा शांत क्यों है। इस पे फेंग उन्हें बताता है क्योंकि वो सील टेम्पररी है, डार्क एट्रीब्यूट काफी जल्दी आजाद हो जाएगा, इसलिए हम लोगों को तुरंत यहाँ से कट लेना चाहिए वो फ्लावर कलेक्ट करने के बाद में। वो पे सुकिंग आगे से बताती है ठीक है फिर तुम आगे जाओ, तब तक हम इस अंकल को यहाँ पे एसोसिएशन के अंदर भेज के आते हैं इसका इलाज करवाने के लिए। वो पे फेंग सामने का नजारा देखते हुए कहता है कि कुछ समय पहले यहाँ पे कई सारे पॉइजनर हुआ करते थे लेकिन अब कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, न कपड़ा न हड्डी, एक इंसान तक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद फेंग यहाँ पे लिन और रेड हेयर वुमन को और साथ ही में सुकिंग की स्क्वाड को आगे भेज देता है, ये कहते हुए कि यहाँ पे खतरा अभी भी है, कट लो यहाँ से। दरअसल फेंग को यहाँ पे एक पावरफुल डार्क एट्रीब्यूट का फ्लक्चुएशन महसूस हुआ था जो पहले से ज्यादा पावरफुल था। तो फिर फेंग यहाँ पे उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, और इस बार यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है और वो सक्सेसफुली डार्क एट्रीब्यूट को हासिल कर लेता है, जिससे फेंग को यहाँ पे बाउंडलेस डार्क रियलम की एक एबिलिटी मिलती है। इसकी मदद से फेंग यहाँ पे एक मिस्टिक डार्क स्पेस भी बना सकता है जिसके अंदर यहाँ पे एनर्जी लगातार बढ़ती ही रहेगी डार्क एट्रीब्यूट की वजह से, और इस स्पेस के अंदर कोई भी अगर पावर रहेगी या फिर कोई जिंदा चीज रहेगी तो फिर वो उसको यहाँ पे लगातार कमजोर करती जाएगी। एक तरीके से ये स्पेशल डोमेन ही हुई जिसका इस्तेमाल फेंग यहाँ पे बैटलफील्ड के अंदर कर सकता है अपने एनिमी को वीक करने के लिए। और फेंग अपने मन के अंदर यही सोचता है कि अगर वो यहाँ पे इसको अपने बाकी एट्रीब्यूट टेक्निक के साथ मिला दे तो फिर यहाँ पे जो अटैक है वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। वहीं पे जब सुकिंग आगे चलते हुए जा रही थी तभी वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसे भी यहाँ पे एक पावरफुल फ्लक्चुएशन महसूस हुआ था, लेकिन जब वो फेंग को उस फ्लक्चुएशन के अंदर देखती है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि फेंग ने यहाँ पे दोबारा डार्क एट्रीब्यूट को भी एब्जॉर्ब कर लिया है और ये एक तरीके से इलीगल चीज है। सुकिंग हम लोगों को बताती है कि शुरुआती दिनों में जब यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर दिखना शुरू हुई थी तो फिर हर एक पॉइजनर को पता था कि डार्क एट्रीब्यूट काफी ज्यादा भयानक चीज है क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे नेगेटिव इमोशंस और हिडन तरीके की खतरनाक चीजों से आती है सभी लिविंग बींग्स के अंदर। इसलिए डार्क एट्रीब्यूट को यहाँ पे एब्जॉर्ब करने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। ऑफ कोर्स रिसर्चर्स इनके अंदर तो खुजली हमेशा रहती है सब कुछ जानने की, तो फिर इन लोगों ने यहाँ पे डार्क एट्रीब्यूट को डिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन उसका जो प्राइस था वो कुछ ज्यादा ही भयानक था। जितने भी रिसर्चर थे उन सभी ने अपनी जान गंवा दी। डार्क एट्रीब्यूट का जो पावर लेवल होता है वो काफी ज्यादा डिफरेंट रहता है। पॉइजनर जिनको यहाँ पे डी क्लास या फिर एक्स क्लास की कैटेगरी में डाला जाता है, अगर उनके सामने यहाँ पे बी या फिर सी क्लास का भी डार्क एट्रीब्यूट आ जाए तो भी उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसे हैंडल करना। और जब तक गवर्नमेंट ने यहाँ पे डार्क एट्रीब्यूट के ऊपर एब्जॉर्ब करने पे पाबंदी नहीं लगाई थी तो फिर कुछ पॉइजनर्स ने उसे यहाँ पे एब्जॉर्ब करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका भी रिजल्ट यहाँ पे फेल में रहा। जितने भी पॉइजनर्स ने यहाँ पे डार्क एट्रीब्यूट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की वो लोग यहाँ पे बौखला गए और ब्लैकलिस्ट का सामना करना पड़ा। उनकी बॉडी यहाँ पे अपने आप में ही सड़ गई और उन्हें असाइलम के अंदर डाल दिया गया। लेकिन फेंग के पास तो जिंदा दिल सिस्टम है ना, वो कुछ भी कर सकता है। फेंग को पता था कि जियालान यहाँ पे काफी टाइम से उनके ऊपर नजर बनाए हुए है, इसलिए वो उसे कहता है मोहतरमा बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए रेड कारपेट नहीं बिछा के रखा है मैंने। तो फिर जियालैंड बाहर निकलती है और वो फेंग से पूछती है कि तुम ही वो हो ना जिसने यहाँ पे डार्क टाइड को सील किया है। वो फिर सोकिंग जियालैंड को देख के काफी ज्यादा हैरान थी। वो फिर जियालैंड फेंग से डायरेक्ट पूछती है कि तुमने अभी यहाँ पे डार्क एट्रीब्यूट को एब्जॉर्ब किया ना, और फेंग यहाँ पे बिना किसी झिझक के तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है। तो फिर जियालैंड अपने पास से कट्टा बाहर निकालती है और वो यहाँ पे फेंग के मुंह के ऊपर तान देती है, जिसपे वो सभी लोग हैरान और फेंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। इनके दिमाग खराब है क्या? उस बंदे ने डार्क टाइड को अभी यहाँ पे हैंडल कर लिया और ये लोग उसके ऊपर यहाँ पे
वाणी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि तुम ऐसा ना करो, फेंग काफी ज्यादा अच्छा बंदा है, ये वो फलाना ढिमकाना। यहाँ तक कि फेंग में उन लोगों से कहता है कि ओवर एक्टिंग कम करो यार। जिसके बाद वो जियालान से कहता है कि तुम यहाँ पे फूल लेने के लिए आए हो ना, बंदूक बंदूक दिखाने के लिए तो नहीं। चुपचाप चलो हमारे साथ फूल लेने चलो, इससे पहले कि हम लोगों की फील्डिंग यहीं पे ही सेट हो जाए। लेकिन जियालान अभी भी अपनी गन नीचे नहीं करती है, तो वो लोग उसे अभी भी वाणी का इस्तेमाल करे जा रहे थे। लेकिन जियालान के ऊपर वाणी का कोई भी असर नहीं हो रहा था, लेकिन वो बाद में अपनी गन नीचे कर लेती है और फेंग से कहते हैं कि बधाई हो, तुम्हारे टीममेट्स तुम्हें पसंद करते हैं और तुमने यहाँ पे टेस्ट को पास कर लिया है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे सीरीज पसंद नहीं आ रही है या फिर व्यूज की वजह से मेरा मन हट गया है। खैर फेंग उससे कहता है टेस्ट बढ़िया था, लेकिन इसकी स्क्रिप्टिंग किसने की, बहुत ज्यादा खराब था। इस पे जियालान आगे से यही कहती है कि मुझे यहाँ पे रिपोर्ट्स के ऊपर भरोसा नहीं था, मैं पर्सनली चेक करना चाहती थी तुम कैसे इंसान हो, अच्छे या फिर बुरे। साथ ही में वो लोगों को ये भी बता देती है, इन लोगों ने भी पूछा था कि तुमने टाइड को रोकने के लिए मदद क्यों नहीं की भाई। तो जियालान उसका जवाब देते हुए कहती है क्योंकि जो पॉइजनर्स होते हैं वो अपनी जिंदगी अपने हाथों से ही खुद लिखते हैं, उनकी जिंदगी यहाँ पे सुई पे अटकी रहती है, कभी भी वो मर सकते हैं और कभी भी वो जिंदा रह सकते हैं, डिपेंड ऑन देयर फेट। इसलिए उन लोगों से पहले कह दिया था डार्क एट्रीब्यूट जोन के अंदर घुसने से पहले कि सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है और वो लोग जिम्मेदार है अपनी मौत के खुद, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वो लोगों से ये भी कहते हैं कि तुम लोग लकी हो कि तुम्हारे पास कोई पावरफुल है जो कि यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत कर रहा है। तुमने नोटिस किया कि नहीं, अभी तक किसी ने भी तुम्हारे ऊपर हमला नहीं किया है, क्योंकि जितनी भी एनोमलीज है वो सभी घबराई हुई है फेंग की पावर को देख के, क्योंकि डार्क टाइड अपने आप में ही कमजोरों को परेशान करती है और ताकतवर से दूर रहती है। इसके बाद जियालान फेंग से कहती है कि मैं तुम लोगों को उस फूल तक लेके चलती हूँ, क्योंकि मैं इस जगह को तुम लोगों से बेहतर जानती हूँ। वहाँ पे फेंग को महसूस हो रहा था कि यहाँ पे जियालान के साथ कुछ तो गड़बड़ है, उसकी बॉडी में किसी तरीके की अशुद्धि है। इसमें सुकिंग फेंग को बताती है कि जियालान अपने स्क्वाड के साथ एक बार यहाँ पे आई हुई थी, उसका भी सामना यहाँ पे डार्क टाइड के साथ हुआ था, लेकिन उसकी पूरी स्क्वाड में सिर्फ वही सर्वाइव कर पाए थे। जिसपे फेंग को समझ में आ जाता है कि जियालान इसी तरीके से रोल्स और मिशन पे इतना ज्यादा फोकस करती है क्योंकि उसने अपने टीममेट्स को सेक्रीफाइस किया था खुद को बचाने के लिए, इसलिए उसने यहाँ पे इस तरीके की स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन वाली पर्सनालिटी बना ली है ताकि कोई और कैजुअलिटी ना हो किसी की गलती की वजह से। या फिर डार्क नाइट ने इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, इसका दिमाग खराब रहता है हमेशा, इसलिए फेंग अपने लोगों से कहता है कि हमें इसका इलाज करना चाहिए। तो वो सभी लोग फेंग से पूछते हैं कि ये बीमार है क्या। इस पे फेंग आगे से बताता है कि हाँ वो बीमार है, उसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे जो बैरियर है बेसिकली एक तरीके का स्पिरिचुअल बैरियर रहता है, जैसे कि ऑरा रहता है हर एक इंसान के पास में, उसी तरीके को उसको यहाँ पे स्पिरिचुअल बैरियर बोला गया है। परंतु डार्क टाइड की वजह से जियालान का जो बैरियर है वो यहाँ पे हल्का फुल्का टूट गया है, इसका मतलब यह है कि वो बुरी तरीके से घायल है इंटरनली। जिसपे जियालान में पीछे मुड़ के उन लोगों से कहती है कि काफी अच्छी जांच पड़ताल की भाई, इतना तो एक्सरे नहीं बता पाया था जितना तुम लोगों ने बता दिया। बाय द वे मेरी इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई है, इस पे फोकस ना करो, फूल लेने के लिए आए हैं, फूल लेते हैं चल के। जिसके बाद वो लोग चलते हुए जा रहे थे और उस एरिया के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे वो फूल खिलता है। उसी टाइम पे फेंग की नजर एक स्केलेटन के ऊपर पड़ती है और ये यहाँ पे जियालान के ही टीममेट्स थे जो कि सही सलामत थे। जिसके बाद वो लोग मास ग्रेवयार्ड वाले एरिया के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे ही वो फूल खिला हुआ था। लेकिन जैसे ही वो लोग फूल के करीब बढ़ते हुए जा रहे थे तो फिर यहाँ पे कई सारे डार्क एनोमलीज आ जाती हैं। वहीं पे जियालान के रंग रूप बदल जाते हैं, वो एक साइको की तरीके लग रही थी फूल को देख के। यहाँ तक कि फेंग को भी कुछ महसूस होता है, जिसके बाद वो यहाँ पे यांग फायर का एक गोला बनाता है और जियालान के ऊपर दे मारता है। जियालान को भी वो यांग एट्रीब्यूट महसूस होता है तो वो जल्दी से पीछे मुड़ के उसे यहाँ पे डिफ्लेक्ट करती है। तो फिर पता चलता है कि जियालान यहाँ पे डार्क फ्लावर की वजह से यहाँ पे मनमोहित हो गई थी, बेसिकली हिप्नोटाइज। सोकिंग ऑर्लिन उससे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हो गया था क्या। इसमें जियालान उन्हें बताती है कि फ्लावर एक तरीके से गैस को रिलीज करता है जो यहाँ पे तुम्हें हिप्नोटाइज या फिर हेलुसिनेट करने पे मजबूर करता है, इसलिए वो फेंग को आगे भेजती है ये कहते हुए कि इसके लिए यही काफी होगा। खैर इसके बाद फेंग जब यहाँ पे फूल की तरफ आगे बढ़ा था तो फिर वो गैस यहाँ पे या फिर धुंध फेंग की तरफ भी आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो पावरफुल था तो वो धुंध यहाँ पे बैकआउट मार लेती है ये कहते हुए भागो रे, ये तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी जमीन को चीरते हुए एक डीमन फॉक्स बाहर निकलता है जो फेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और इसके मुंह के अंदर भी छोटे मोटे डार्क एनोमलीज भरे हुए थे जो कि उसकी स्पीड और एजिलिटी को बढ़ा रहे थे। फेंग अपने पास से डिवाइन लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर दे मारता है। हालांकि ये डूमन वुल्फ यहाँ पे ऐसे लेवल पे था, इसलिए फेंग आगे से यहाँ पे अपने नए एबिलिटी का भी इस्तेमाल करता है, बेसिकली लिमिटलेस डार्क डोमेन, और उसे रिलीज करने के बाद में वो वुल्फ को अपने अंदर ही डाल लेता है। वहीं पे डार्क डोमेन के अंदर रहने की वजह से वुल्फ की जो एनर्जी थी उसे धीरे धीरे करके खींच लिया जाता है और उसका जो रैंक था एस से ए पे हो जाता है, ए से बी पे, और इसी तरीके से रैंक कम होते हुए वो एकदम लेवल पे नीचे आ जाता है। जिसके बाद फेंग यहाँ पे अपनी शॉट का इस्तेमाल करता
करता है और उस वुल्फ के ऊपर हमला करके उसे एलिमिनेट कर देता है। सुकिंग हमें बताती है कि फेंग का जो डार्क एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे दूसरे डार्क एट्रीब्यूट के मुकाबले में थोड़ा बहुत अलग सा है। बेसिकली जो नॉर्मल डार्क एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर से इन लोगों को दम घुटने, बदबू अदबू जैसी चीजें होती है, लेकिन फेंग में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उसका डार्क एट्रीब्यूट एकदम नॉर्मल सा है। इसमें जियालैंड उन लोगों को बताती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाला डार्क एट्रीब्यूट फेंग के डोमेन का हिस्सा है। उसने यहाँ पे डार्क एट्रीब्यूट को मास्टर कर लिया और अपनी डोमेन बनाना भी सीख गया है बिना किसी टीचर के। जियालैंड हम लोगों को बताती है कि एक डोमेन को बनाना काफी ज्यादा पावरफुल फीट होती है, ये बच्चों का खेल नहीं है। अभी तक इस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि यहाँ पे इस डोमेन को बना पाया है और वो है यहाँ पे जियालैंड का मास्टर। और उनके अलावा किसी और के पास अगर ऐसी कोई एबिलिटी होगी तो वो अभी तक सामने नहीं आया है और मुश्किल से ही एक ही दो होंगे। साथ में जियालैंड हम लोगों को ये बता देती है कि उसके मास्टर ने ये डोमेन क्यों बनाई थी। फेंग के जागने से पहले यहाँ पे कोई एक पावरफुल एबिलिटी आई थी जिसको यहाँ पे कैलेमिटी बोला गया था। वो भी एक डार्क एट्रीब्यूट का बंदा था और वो यहाँ पे सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाला था। इसीलिए जियालैंड के मास्टर ने यहाँ पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके सिटी को बचाने के लिए एक डोमेन बनाया और सिटी को बचा लिया, लेकिन इसके चक्कर में वो बेचारे बीमार पड़ गए। वो कैसे हुआ ये आगे पता चलेगा। इतनी ही देर में फेंग ने यहाँ पे उस डीमन वुल्फ को खत्म कर दिया था और वो आगे बढ़ते हुए जा रहा था और उन्हें बताता है कि अब काम खत्म हो चुका है तो वो लोग फूल को ले सकते हैं। जिसके बाद फेंग आगे बढ़ता है और बड़े आराम से फूल को ले आता है और लाके जियालैंड को दे देता है, ये कहते हुए ये लो, ये तुम्हारी अमानत और मिशन यहीं पे ही कंप्लीट हुआ और पैसा मेरे अकाउंट में भिजवा देना, देरी बिल्कुल ना करना। जिसके बाद वो लोग यहाँ से कल्टी मारते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बीमार आदमी भी था और जियालैंड लोगों को शुक्रिया कहती है क्योंकि बिना फेंग की ये मिशन कंप्लीट ही ना हो पाता। कर इसके बाद सुकिंग अंकल को लेके यहाँ से जाने लगती है ताकि उनका इलाज कराया जा सके। वह जियालैंड फेंग को बताती है कि उसका जो मास्टर है जिसको एल्डर वो बोला जा रहा है वो यहाँ पे किंग ऑफ रियलम के अंदर है। नेम दोबारा चेंज हो गया भाई। नेशन को बचाने के लिए उसने यहाँ पे अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल किया और ये फूल ही सिर्फ उनकी जान बचा सकता है। एक तरीके से फेंग ने यहाँ पे एल्डर वो की जान बचाई है। वो फेंग ये सुन के हैरान हुआ था कि यहाँ पे कोई ऐसा भी पर्सन है जो किंग ऑफ रियलम के अंदर है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे उस गेट तक पहुंच जाते हैं जिससे होते हुए ये लोग इस जोन के अंदर आए हुए थे। वहीं पे लिन और रेड हेयर वुमन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं बाहर भी कई सारे लोग खड़े हुए थे जो कि इन लोगों को बधाई देते हैं क्योंकि इन्हें भी पता लग गया था कि ये लोग फूल अपने साथ ले आए हैं और लोग काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत कर रहे थे फूल लाने के लिए, इसीलिए इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसी टाइम पे लिन एक चीज नोटिस करती है कि यहाँ पे स्टार वॉर जोन से भी कई सारी गाड़ियां आई हुई थी। बेसिकली ये जो स्टार गॉड वॉर जोन होता है ये इलाइट फाइटिंग फोर्स का एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि यहाँ पे जिया नेशन के अंदर रहता है। यही पे ही सबसे पावरफुल पॉइजनर पाए जाते हैं। जैसे इन लोगों को समझ में आ जाता है कि जियालैंड भी एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल है जो कि यहाँ पे इन लोगों के लिए आई थी। जिसके बाद हम लोगों को स्टार गॉड वॉर जोन के बारे में बताया जाता है कि ये लोग नंबर 1 रैंक के ऑर्गेनाइजेशन में से एक आते हैं या फिर जोन्स में से एक आते हैं जो कि जियालैंड के अंदर 10 ग्रेट जोन्स में से एक है। और साथ में ये सभी लोग यहाँ पे पूरे नेशन के अंदर सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड इलाइट्स में से एक होते हैं और उनकी असेंबली के अंदर कई सारे फिजिकल और इंटेलेक्चुअल बंदे रहते हैं, बेसिकली बुद्धिमान और पावरफुल लोग। और जैसे यहाँ पे स्पेशल रिकवरी वाली चीजें शुरू हुई तो फिर ये लोग तुरंत ही हरकत में आ गए और उन लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज को पाया था। और यहाँ पे जो पावरफुल लोग होते हैं ज्यादातर स्टार गॉड जोन से भी आते हैं। साथ ही में हम लोग कैप्टन हान को भी देखते हैं और ये भी इसी जोन से आते हैं जो कि यहाँ पे फूल को लेने के लिए आए हुए थे। जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ पे फेंग को सल्यूट करते हैं क्योंकि उसने अच्छा रोल प्ले किया था। जिसके बाद वो यहाँ पे जियालैंड से कहते हैं कि तुमने फोन लौटा दिया इसलिए अब तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ में हम लोग यहाँ पे एल्डरवो को बचा लेंगे। जिसके बाद वो लोग तुरंत फूल को लेके यहाँ से निकल जाते हैं। तो फेंग जियालैंड से पूछता है क्या तुम भी यहाँ पे स्टार गॉड वॉर जोन से हो, जिस पर जियालैंड उसे बता देती है कि हाँ मैं हूँ। और वो फेंग से ये भी कहती है कि उसकी स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस के हिसाब से वो यहाँ पे उनके वॉर जोन के अंदर जो पावरफुल लोग होंगे उन्हें इजिली हरा सकता है, उनकी इलाइट स्क्वाड को। इसीलिए जियालैंड फेंग से कहती है अगर तुम थोड़ी सी भी दिलचस्पी चाहते हो तो फिर हमें ज्वाइन कर सकते हो। हम तुम्हें सबसे बढ़िया कल्टीवेशन रिसोर्स देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे और मिशन देंगे। और अगर तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो फिर तुम्हारे और तुम्हारे टीममेट के लिए जो रिवॉर्ड होगा उसे भी डबल कर दिया जाएगा और तुम्हारी टीम भी शायद से स्पेशल एसोसिएशन स्क्वाड को ज्वाइन कर सकती है। फेंग आगे से पोलाइटली इन लोगों को मना कर देता है ये कहते हुए कि वो लोग होंगे भाई जिया नेशन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, लेकिन मेरे पास मेरे अपने तरीके हैं कल्टीवेट करने के लिए, इसलिए तुम ज्यादा ध्यान ना दो। इसमें जियालैंड फेंग को बताती है कि इस बात की हाई चांसेस है कि यहाँ पे उनकी सिटी के ऊपर एक और काफी ज्यादा पावरफुल डार्क एट्रीब्यूट का एनोमली हमला हो सकता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे कि पहले भी हुआ है। वो एक ट्यूमर के तरीके लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों को यहाँ पे कई सारे वॉर जोन्स को बना के उन्हें यहाँ पे कैद करना पड़ता है, जिसके लिए उन लोगों के पास स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम पड़ रही है। हालांकि स्पिरिचुअल एसोसिएशन को भी कई सारे गार्ड्स को स्ट्रिक्टली वहाँ पे गार्ड करना पड़ता है। ये सब बता के जियालैंड यहाँ पे फेंग के ऊपर कोई प्रेशर या फिर उसे गिल्टी ट्रैप के अंदर फंसाना नहीं चाहती है। बस वो इतना चाहती है कि फेंग जैसे एक्सीलेंट पॉइजनर्स को पता हो कि वो लोग किस सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं और आगे क्या हो सकता है। इस पे फेंग आगे से कहता है ठीक है, अगर उसका किसी एनोमली के साथ सामना होता है तो फिर वो उसे एलिमिनेट कर देगा, उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जियालैंड भी मान जाती है और वो कुछ कहती ही नहीं है। जिसके बाद वो अपने पास एक टोकन निकालती है और उसे देते हुए बताती है कि इस टोकन के
के साथ में वो किसी भी फॉरबिडन जोन के अंदर जा सकता है कल्टीवेट करने के लिए, उसे कोई भी रोकेगा नहीं। यहाँ तक कि वो यहाँ पे स्टार गॉड वॉर जोन के अंदर भी जा सकता है, कोई भी उसे रोकेगा नहीं। साथ ही में वो यहाँ पे फेंग से ये भी कहती है कि मैं एक और चीज चाहूंगी कि तुम मेरे साथ चल के एल्डर वू से जाके एक बार मिल लो। फेंग उसे पूछता है किंग कॉन्ग के रियलम वाले बंदे से, जिस पे जियालन आगे से बताती है हाँ वो मेरा काफी बढ़िया टीचर है, उसने हमें सब कुछ सिखाया है। मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों को एक बार मिल लेना चाहिए अगर तुम्हें यहाँ पे कोई आपत्ति ना हो। साथ में वो फेंग से ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ, जिसपे फेंग अपने पास से इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकालता है, ये कहते हुए कि मुझे चलने में कोई भी दिक्कत नहीं और फ्रेंड के तौर पर मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहूंगा। जिसके बाद वो डिवाइन थंडर का इस्तेमाल यहाँ पे जियालैंड के ऊपर करता है, तो जियालैंड हैरान होती है। तो फेंग उसे बताता है चिंता ना करो, ये इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी बॉडी के अंदर जो डार्क एट्रीब्यूट की टॉक्सिसिटी है उसे बाहर निकाल देगा और तुम ठीक हो जाओगे। तो जियालैंड काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि लाइटनिंग एट्रीब्यूट यहाँ पे किसी को हील भी कर सकता है। हालांकि उसे धीरे धीरे महसूस हो रहा था, उसे गुदगुदी सी हो रही थी और उसके अंदर जो पेनफुल चीजें थी वो बाहर निकले जा रही थी। जिसके बाद वही चीजें कि उसकी इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे वगैरह वगैरह सब कुछ ठीक हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है। उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी गंदगी है वो सभी निकली जा रही है लाइटनिंग एट्रीब्यूट की वजह से। उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो दोबारा रीबॉर्न हो रही है। जिसके बाद वो ये बात कंफर्म भी करती है कि उसकी बॉडी यहाँ पे ठीक हो चुकी है। वहीं हम लोग सोकिंग को देखते हैं और अंकल काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल थे, उनकी चोटें काफी ज्यादा गंभीर थी, इसलिए यहाँ पे जो सेफ्टी किट थी वो उन्हें बचा नहीं सकती थी। वहीं पे सोकिंग उन लोगों को देख रही थी तो वो उनसे कहती है कि तुम लोग गए नहीं। वहीं पे उसे महसूस होता है कि जियालैंड पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। इस पे जियालैंड उसे बताती है कि फेंग की लाइटनिंग एट्रीब्यूट ने उसे यहाँ पे ठीक कर दिया है, उसकी बॉडी के अंदर जो डार्कनेस एट्रीब्यूट था उसे बाहर निकाल के। इस पे सोकिंग यहाँ पे फेंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मतलब कि तुम्हारा जो लाइटनिंग एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है और लोगों को बचा सकता है। फेंग उससे कहता है कि ऐसा क्या देख रही हो, सीधा सीधा बात करो ना। तो सोकिंग पीछे मुड़ती है और यहाँ पे उन हॉस्पिटल्स वालों को बुलाते हुए कहती है कि तुम लोग इधर आओ, और वो पीछे मुड़ के फेंग से कहती है क्या तुम हमारे साथ थोड़ा सा कॉपरेट करोगे। फेंग उससे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए भाई। इस पे सोकिंग उसे बताती है कि उसके स्पिरिचुअल पावर के साथ में और मेडिकल इक्विपमेंट के साथ में वो लोग यहाँ पे उन पॉइजनर्स को इजीली यहाँ पे ठीक कर पाएंगे जो कि यहाँ पे डार्क एट्रीब्यूट से मुसीबत में है। और वो झुक के फेंग से मदद करने के लिए थोड़ी सी मिन्नतें करती है तो फेंग मान जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने लाइटनिंग एट्रीब्यूट को बाहर रिलीज करता है तो डॉक्टर उसे देख के हैरान हो जाता है और बताता है कि ये एक प्योर हाई लेवल का लाइटनिंग एट्रीब्यूट है जो इजीली यहाँ पे डार्क एट्रीब्यूट को रिमूव कर सकता है। तो जियालैंड आगे से बताती है कि यहाँ पे फेंग ने उसे डायरेक्टली छुआ और उसकी बॉडी से यहाँ पे डार्क एट्रीब्यूट को रिमूव कर दिया, इसीलिए फेंग यहाँ पे डायरेक्टली किसी भी पॉइजनर को ठीक कर सकता है। लेकिन सोकिंग आगे से बताती है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे जियालैंड को इलेक्ट्रिसिटी से कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो भी यहाँ पे स्पिरिट क्रिएशन लेयर पे है। लेकिन बाकी जो यहाँ पे पॉइजनर्स होंगे उनका लेवल कम होगा तो फिर उनके ऊपर यहाँ पे लाइटनिंग एट्रीब्यूट का असर हो सकता है। इसलिए जिनको माइनर इंजरी है जो कि डार्क एट्रीब्यूट से हल्का फुल्का बीमार है तो उनके लिए वो लोग डायरेक्टली यहाँ पे लाइटनिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और साथ में जियालैंड की जो बीमारी है वो छोटी मोटी थी, उसकी बॉडी के अंदर वो काफी लंबे टाइम से थी। लेकिन जो अंकल है उनके अंदर काफी ज्यादा लंबे टाइम से यहाँ पे डार्क एट्रीब्यूट रहेगा, इसलिए यहाँ पे फेंग को ज्यादा और बार बार अपनी लाइटनिंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसे पूरी तरीके से ठीक होने में। तो फेंग आगे से कहता है कि क्या मुझे बार बार तुम्हारे पास आना पड़ेगा क्या, कोई डिवाइस नहीं जिससे मैं यहाँ पे अपनी लाइटनिंग एट्रीब्यूट को वापस स्टोर कर सकूं। जिसपे वो लोग फेंग को बताते हैं उनके पास डिवाइस है। जिसके बाद वो लोग डिवाइस लेके आते हैं और फेंग से कहते हैं कि हाथ डालो और हिला दो यहाँ पे अपने लाइटनिंग एट्रीब्यूट को। पे साइड से लेन ये सब कुछ देख रही थी और इसके मन के अंदर बस वही बातें चल रही थी कि लेन काफी ज्यादा मेच्योर हो गया है, बढ़िया दिख रहा है वगैरह वगैरह, फालतू का स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं देना है। फिर फेंग उन दोनों की तरफ देखता है और उन दोनों से पूछता है कि हलवा नहीं बट रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हो, भागो यहाँ। जिसपे वो दोनों फेंग को बताते हैं कि उन लोगों ने प्लान किया है कि वो लोग यहीं से कुछ और मिशन को कंप्लीट करेंगे और पावरफुल बनेंगे ताकि उन्हें फेंग के तलवे न चाटने पड़े। इस पे फेंग उसे कहता है जाओ फिर यहाँ से, क्या कर रहे हो जाओ। वहीं सुकिंग का भी काम खत्म हो गया था इसलिए वो फेंग से कहती है बाय बाय और चली जाती है यहाँ से। जिसके बाद हम लोग सुकिंग और उसके ग्रुप को देखते हैं जो कि यहाँ पे स्टार गॉड वॉर जोन के बारे में बात कर रहे थे कि वहाँ पे जितने भी इलाइट लोग हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं और उनका स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी ज्यादा बेहतर रहता है। इसीलिए फेंग अगर उनके साथ मिल जाएगा तो फिर उसे फ्यूचर में कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी और वो इजिली चीजों को हैंडल कर पाएगा। जिसके बाद हम लोग उस हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पे एल्डर वो एडमिट थे। वहीं पे फेंग और जियालैंड आ जाते हैं। फेंग आगे से कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये किंग कॉन्ग रियलम पे है, लेकिन ये तो किसी बुड्ढे की तरीके डर के मारे कांप रहा है जैसे कि इसके आखिरी दिन चल रहे हो और इसके हालात देख के तो ऐसा यही लगता है कि ये अगले ही पल ज़ॉम्बी बन के उठ जाएगा। फिर जिसपे जियालैंड उसे बताती है कि उन लोगों ने यहाँ पे उस फ्लावर से दवाई बना के इन्हें दे तो दी है लेकिन ये अभी तक उठे नहीं है। फेंग आगे से पूछता है कि माजरा क्या है, इनके साथ हो क्या रहा है वो तो बताओ। इस पे जियालैंड फेंग को बताती है कि डार्क एट्रीब्यूट एक नेचुरल डिजास्टर की तरह होता है जो कैपिटल के ऊपर आ गया था, जिसको सेलेस्टियल फैंटम बोला गया था, जहाँ पे स्काई फट के चार हो गया था और चारों तरफ अंधेरा आ गया था। इस खतरनाक एनोमली को रोकने के लिए यहाँ पे किंग कॉन्ग रियलम के कल्टीवेटर ने अपनी बॉडी के साथ में उसे सील करने की कोशिश की। वहीं जियालैंड और उसके जितने भी स्टूडेंट और साथी थे उन सभी ने यहाँ पे स्पेशल मेथड का इस्तेमाल किया था अपनी स्पिरिचुअल पावर उस किंग कॉन्ग रियलम के बंदर के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। उन्होंने
उन्होंने सोचा था कि ये डिजास्टर कोई नॉर्मल डिजास्टर होगा जो कि एस रैंक पे होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसकी पावर एस रैंक से भी ज्यादा होगी। इस डार्क टाइड का सामना उन लोगों ने उस डार्क जोन के अंदर किया था, ये उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी, और अगर ये कैपिटल के ऊपर गिर जाती तो फिर कैपिटल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता, और कैपिटल इनकी कंट्री के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो अगर कैपिटल को कुछ हो जाता तो फिर कंट्री भी पूरी तरीके से खराब हो जाती। इसलिए यहाँ पे उसके टीचर ने अपनी ही डोमेन का इस्तेमाल किया उस एनोमली को सील करने के लिए, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो सभी लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर को आपस में बांट के भी उस डिजास्टर को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो डिजास्टर इन लोगों की सोच से ज्यादा पावरफुल था। जियालन का टीचर यहाँ पे डार्क एट्रीब्यूट के द्वारा कंज्यूम कर लिया गया, और अगर वो किंग कॉन्ग रियलम पे ना होता तो फिर वो धूल बन के हवा में ही गायब हो जाता, या फिर डार्क एट्रीब्यूट के लिए वो एक तरीके से मोसक का तत्व बन जाता। फिर मैं यहाँ पे इस किंग कॉन्ग रियलम के बंदे की तारीफ करता है, यही कहते हुए कि इसने अकेले डिजास्टर को रोक लिया, काफी बड़ी बात है। पेपेफेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे कई सारे पॉइजनर्स हैं जो उसके रास्ते के सामने आए थे, और उनकी वजह से वो यहाँ पे अपनी पास्ट लाइफ में ह्यूमन के तौर पे सर्वाइव कर पाया था, और उसके पास्ट लाइफ में शायद से किंग कॉन्ग रियलम का बंदा पहले ही सेक्रीफाइस कर दिया होगा खुद को सिटी को बचाने के लिए। इसलिए फेंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो जियालन उससे पूछती है कि क्या कर रहे हो, तो फेंग उसे बताता है कि वो ये चेक करना चाहता है कि वो अपनी लाइटनिंग की मदद से यहाँ पे टीचर की बॉडी के अंदर जो डार्क एट्रीब्यूट है उसे बाहर निकाल सकता है या नहीं। हालांकि उस फूल ने अपना इफेक्ट दिखा तो दिया है, लेकिन फेंग को चेक करना है। जियालन उसे बताती है कि ये डिजास्टर एस लेवल का था या फिर उससे भी ऊपर का, लेकिन जियालन फेंग के बारे में सोचती है कि वो अजीबोगरीब काम करते रहता है, तो वो उससे कहती है कि तुम ट्राई कर सकते हो, शायद से तुम्हें कोई चमत्कार दिखा दो, लेकिन वो उसे सावधान रहने को कहती है क्योंकि ये डार्क एट्रीब्यूट डार्क अटैक से ज्यादा टेरिफाइंग था। नहीं तो उस फूल के असर दिखाने के बावजूद उसका टीचर अब तक उठ जाता अगर डार्क एट्रीब्यूट पावरफुल ना होता तो। पेपेफेंग आगे से कहता है उसे पता है, जिसके बाद वो यहाँ पे ठंडर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता है, तो फिर उसे पता चलता है कि टीचर की बॉडी के अंदर जो डार्क एट्रीब्यूट है वो एक तरीके से जिंदा है जो कि हिल विल रहा है। हालांकि फूल के इफेक्ट की वजह से वो काफी ज्यादा सप्रेस हो गया है, लेकिन अभी भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो उसकी बॉडी के अंदर हिल रहा है और पूरी तरीके से डोमिनेंट है। और तभी टीचर की बॉडी के अंदर से डार्क मिस्ट बाहर निकलने लगती है, तो जियालन उसे कहती है कि संभल के, ये तुम्हारे ऊपर असर दिखाना शुरू हो गया है। लेकिन फेंग आगे से यंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता है और उसकी कॉन्शियसनेस टीचर की बॉडी के अंदर चली जाती है, जहाँ पे उसका सामना डार्क एट्रीब्यूट से होता है, ये जो बड़ी सी आंख है। वहाँ पे वो डार्क एट्रीब्यूट फेंग से कहता है तू कौन है रे, यहाँ पे क्या कर रहा है। वहाँ पे फेंग हम लोगों को बताता है कि ये डार्क एट्रीब्यूट यहाँ पे है तो, लेकिन वो एक तरीके से एनोमली के रूप में नहीं है, बस छोटा सा तत्व है जो कि यहाँ पे फेंग को हेलुसिनेशन दिखा रहा है। फेंग उसे डार्क एट्रीब्यूट से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे इरेज करने के लिए आया हूँ, लेकिन तभी वो डार्क एट्रीब्यूट उसके ऊपर हमला कर देता है। तो फेंग अपने यंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए उसे डॉज करता है और इर्द गिर्द भागने लगता है। और तब जाके फेंग को समझ में आ जाता है कि भले ही ये डार्क एट्रीब्यूट असली नहीं है, लेकिन इसके जो इंसेक्ट टाइप के हमले हैं वो यहाँ पे रियल मॉन्स्टर के बराबर ही ताकतवर हैं। बेसिकली फेंग को फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली काफी ज्यादा दर्द हो सकता है। और तभी वो डार्क एट्रीब्यूट यहाँ पे हजारों कीड़े रिलीज कर देता है जो फेंग की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जिसपे फेंग अपनी शॉट को बाहर निकालता है, ये कहते हुए कि अब उसे मजबूरन यहाँ पे कीड़े मारने वाला काम करना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपनी शॉट का इस्तेमाल करता है, उसे डार्क एट्रीब्यूट के ऊपर एक पावरफुल स्लैश मारता है। हालांकि वो स्लैश मारने के बावजूद भी उस डार्क एट्रीब्यूट को कुछ भी नहीं होता और फेंग को समझ में आ जाता है कि भले ये इल्यूजन हो, लेकिन इसके बावजूद ये काफी ज्यादा पावरफुल है। या फिर फ्लावर का जो असर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। फेंग को वो डार्क एनोमली दिखाई देती है जिसका सामना यहाँ पे एल्डर वू ने किया था उस एनोमली को सील करने के लिए। अब क्योंकि हालात बिगड़ रहे थे, इसलिए फेंग को यहाँ पे बाउंडलेस डार्क रियलम का इस्तेमाल करना पड़ता है, बेसिकली अपने डोमेन का। और फेंग की डार्क डोमेन किसी भी जिंदा चीज की एबिलिटी को सोख सकती है, इसलिए वो यहाँ पे उस डार्क एनोमली की एबिलिटी को सोखते हुए जा रही थी, जिसको देख के वो कहता है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान हो ही नहीं सकते। लेकिन फेंग उससे कहता है कि अभी के लिए तुम बॉडी से बाहर निकलो, जिसके बाद वो डार्क डोमेन को रिलीज कर देता है। तो फिर उसकी डार्क डोमेन यहाँ पे उस एनोमली को एब्जॉर्ब करना शुरू करती है और वो फेंग को कह के जाती है कि वो लोग वापस आएंगे बहुत जल्द ही, जिससे फेंग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे बस एक रिमेंट कॉन्शियसनेस रह गई थी। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आया था कि उसने हम क्यों बोला, मैं बोलना चाहिए था ना क्या वो लोग दोबारा सिटी के ऊपर हमला करने के लिए वापस आएंगे। और उसी टाइम पे वो सभी इंसेक्ट फेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेंग डिवाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें यहाँ पे एल्डर वो की बॉडी से बाहर खींच के बाहर निकाल लेता है और सील का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सील कर देता है। जियालन फेंग से पूछती है कि ये वही डार्क एट्रीब्यूट है जो एल्डर वो की बॉडी के अंदर अभी तक था। इस पे फेंग उसे बताता है कि डार्कनेस जो कि एल्डर वो के साथ में थी वो यहाँ पे उस क्लाइमेटिक क्लास एनोमली की कोई रिमेंड थी जो कि कॉन्शियसनेस के रूप में वहाँ पे रह गई थी, और इस रिमेंड के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल डार्क पावर थी। लेकिन उस फुल और यहाँ पे एल्डर वो की सीलिंग पावर की वजह से वो यहाँ पे धीरे धीरे करके कमजोर होती गई और खत्म हो गई। एल्डर वो यहाँ पे जिया नेशन के पावरफुल पॉइजनर कहलाने के लायक है, उन पे ये टाइटल सूट करता है। अगर वो ना होता तो फिर कई सारे लोगों की यहाँ पे जाने चली जाती और बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होती। लेकिन जियालन उससे कहती है कि तुम भी पावरफुल हो, तुमने यहाँ पे उनकी जान बचाई है। इस पे फेंग आगे से कहता है कि ये उसकी खुद की पावर नहीं थी, अगर वो फूल यहाँ पे असर न दिखाता तो फिर वो अकेले यहाँ पे उनकी बॉडी से उस एनोमली को बाहर न निकाल पाता। लेकिन जियालन फिर भी यहाँ पे फेंग को क्रेडिट देती है क्योंकि वह यहाँ पे आखिरी दम दिखा पाया था, बेसिकली एक ऑपरेशन की तरीके। दवा तो काम दिखाती है लेकिन ऑपरेशन
सिचुएशन चीजों को जल्दी ठीक कर देता है। जिसके बाद फेंग यहाँ पे उसे डार्क एट्रीब्यूट को नेचुरली न्यूट्रलाइज कर देता है और उसे खत्म कर देता है। इसके बाद फेंग जियालन को वो वाली बात बताता है कि उस इल्यूजन ने यहाँ पे फेंग से कहा था कि वो कैलेमिटी क्लास दोबारा वापस आएगी, इसलिए उन लोगों को रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो वापस आएंगे तो फिर वो लोग उन्हें होल्ड बैक नहीं कर पाएंगे। इस पे जियालन आगे से कहती है कि हमें उन्हें रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोग एल्डर वू को दोबारा खतरे में नहीं डाल सकते हैं। फिर वो फेंग से कहती है कि तुमने भी उस अफवाह के बारे में सुना होगा ना। फेंग आगे से बताता है वही ना कि मिलिट्री वाला एसोसिएशन ने दोनों ने यहाँ पे स्पेशल डेटा के ऊपर एक साथ और एनोमलीज को रिकॉर्डेड किया है और इन सभी इन्फॉर्मेशन को पूरी तरीके से सीक्रेट रखा गया है कि कोई भी इन्हें लीक ना करे। और उस रूमर में बताया गया है कि जब यहाँ पे पावर रिजर्व होगी जिया नेशन के अंदर जितने भी लोग होंगे वो लोग उस यहाँ पे ऑरा रिसर्जेंस को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि पॉइजनर्स भी नहीं। आम लोगों की तो बातें ही छोड़ दो। ऑरा रिसर्जन का मतलब है बेसिकली एक स्पिरिचुअल वेव आएगी जो काफी ज्यादा पावरफुल रहेगी। जैसे कि अभी यहाँ पे स्पिरिचुअल वेव्स आ रहे हैं लेकिन वो काफी ज्यादा धीमे हैं, तो ये लोग उसे कल्टीवेट करके यहाँ पे खुद को पॉइजनर्स बना ले रहे हैं। लेकिन जो फुल ऑरा रिजर्शन वाली वेव आएगी वो इतने ज्यादा पावरफुल होगी कि ये लोग उसे हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। हालांकि फेंग को इस चीज के ऊपर यकीन है क्योंकि वो लोग यहाँ पे ऑरा अनोमलीज को डेटा एकदम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ऑफिशियल तौर पे उन्हें यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। जियालन उससे पूछती है कि तुम्हें पक्का यकीन है क्या कि ये रूमर पूरी तरीके से सही है। वो फेंग अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कहीं उसके रिवर्थ की वजह से फ्यूचर चेंज तो नहीं हो गया है। दरअसल फेंग को अच्छे से याद था कि वो यहाँ पे 3 साल सर्वाइव कर लिया था और रिजर्शन शुरू होने के बाद में, लेकिन तब तक जो ब्लू स्टार यानी कि अर्थ था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। जिसपे फेंग जियालन से कहता है कि ज्यादा सोचो नहीं, एल्डर वुड ठीक हो जाएंगे और रही बात कैलेमिटी के वापस आने की तो फिर वो लोग मिलकर उसका सामना कैसे न तैसे कर ही लेंगे। वो फेंग को अच्छे से पता है कि यहाँ पे जो कैलेमिटी के खिलाफ में बैटल होने वाला है उसे आज नहीं तो कल होना ही है, उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे चीजें बदली जा सकती है क्योंकि उसके पास अब एबिलिटी है। इसके बाद हम लोग फेंग को उसके घर पे देखते हैं जो वो यहाँ पे कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा था और उसने यहाँ पे दो बार एस क्लास की एनोमलीज का सामना किया था, तो फिर उसे महसूस हो रहा था कि वो बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाला है। वो फेंग ने यहाँ पे 3-4 एट्रीब्यूट्स को हासिल कर लिया, यहाँ तक कि डार्क एट्रीब्यूट को भी, लेकिन ये भी काफी नहीं है सर्वाइव करने के लिए। और साथ ही में जो एलोमिनी ने उसे बताया कि वो लोग वापस आएंगे यहाँ पे अटैक करने के लिए, तो फेंग को उसकी भी चिंता हो रही थी। लेकिन तभी फेंग को अचानक से कुछ महसूस होता है, तो फिर उसे पता चलता है कि फ्लावर उसे बुला रहा है। तो फ्लावर उसे ये कहना चाहता था कि साथ लेके नहीं गए तुम मुझे। तो फेंग आगे से कहता है कि मुझे भी पछतावा हो रहा है कि मैं तुम्हें साथ लेके नहीं गया, नहीं तो तुम भी इवॉल्व कर लेते। इसलिए वो उसे ऊपर उठा लेता है ये कहते हुए कि इसलिए मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। जिसके बाद वो उसे लेके अपने घर के पीछे वाले माउंटेन में लेके चला जाता है, जहाँ पे वो फ्लावर को गाड़ के उसे कहेगा कि आसपास के पीछे जो भी माल है उसे एब्जॉर्ब कर लो। बाय द वे ये वही जगह है जहाँ पे फेंग ने इस फूल को उखाड़ा था और उसने आसपास की जगह को पूरी तरीके से बंजर बना दिया था। लेकिन स्पिरिचुअल पावर की वजह से यहाँ के जो भी पेड़ थे वो खुद को दोबारा रीग्रो कर लिए थे। बेसिकली अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई भी चीज यहाँ पे थी ही नहीं इन लोगों के लिए। पेड़ काटो वो अगले ही पल दोबारा उठ जाएंगे। जिसके बाद फेंग उस फ्लावर से कहता है कि मैं तुम्हें नीचे गाड़ी तो दे रहा हूँ लेकिन ज्यादा करना नहीं, बस थोड़े बहुत ही पेड़ों को एब्जॉर्ब करना, नहीं तो तुम पूरी धरती को ही बंजर बना दोगे। जिसके बाद वो जमीन पे उसे रख देता है, तो वो फूल आगे से आसपास के एरिया के अंदर जो भी लाइफ फॉर्म थी उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। फेंग आसपास के एरिया को देखता है और जब उसे लगता है कि इतना काफी है तो वो उसे बाहर निकाल लेता है, ये कहते हुए कि कहीं और चलते हैं भाई, नहीं तो तुम तो पूरा जंगल ही साफ कर दोगे। और फेंग उस फूल को देखते हुए यही सोच रहा था कि इसका लेवल क्या होगा, इसकी रैंक क्या होगी, क्योंकि ये जितने भी वुड टाइप इवॉल्व होते हैं वो सभी अलग अलग रैंक को हासिल कर लेते हैं। साथ ही में फेंग ने नोटिस किया है कि वो अभी माउंटेन के एकदम गहराई में है, लेकिन इसके बावजूद उसे यहाँ पे एक भी एनिमल दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यही है कि वो सभी यहाँ पे उस फूल से घबराए हुए हैं, कहीं वो फूल उनकी लाइफ फॉर्म को एब्जॉर्ब न कर ले। उस टाइम पे फेंग को यहाँ पे एकदम दहाड़ने की आवाज आती है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है, तो फिर उसे यहाँ पे वुल्फ का झुंड दिखाई देता है जो आगे से इवॉल्व होके एक तरीके की एनोमली के अंदर बदलने वाले थे। साथ ही में उस झुंड के अंदर एक वुल्फ किंग भी था जो कि आगे से अपना एवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। तो फिर वो यहाँ पे ए रैंक की एनोमली के अंदर चेंज हो जाता है जो कि वुड टाइप का था, और क्योंकि एवोल्यूशन की वजह से यहाँ पे वुल्फ टाइप को एक डार्क एट्रीब्यूट का बफ मिल गया था, इसीलिए वो यहाँ पे कॉर्सेसिव पॉइजन का भी इस्तेमाल कर सकता था। जिससे फेंग को समझ में आ जाता है कि डार्क एट्रीब्यूट आजकल कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गया है और वो यहाँ पे कई सारे एनिमल्स को फोर्स कर रहा है इवॉल्व होने के लिए। और ये वुल्फ डुअल एट्रीब्यूट वाला बंदा था, एक तो डार्क था और साथ ही में वुड टाइप भी था। फिर इसके बाद फेंग यहाँ पे फाइट नहीं करता है, वो पेड़ को नीचे रख देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी बारी है, तुम भी ए क्लास की हो, वो भी ए क्लास का है और यहाँ पे कई सारे वुल्फ का झुंड है, इसलिए दिखाओ तो कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, क्या तुम इन्हें हैंडल कर भी सकते हो। इसके बाद ये फाइट यहीं पे ही शुरू हो जाती है और वुल्फ किंग आगे से हमला करने को आगे बढ़ता है। तो फिर वो फुल यहाँ से अपने डिसोलेशन एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना शुरू करता है, तो काफी ज्यादा पावरफुल था और हमें पता चलता है कि जो पैक ऑफ वुल्फ था यानी कि वुल्फ का झुंड था उसका पीछा कुछ हंटर्स कर रहे थे। इनका जो लीडर था वो अपने चेले से पूछता है कि वुल्फ ने अपना एवोल्यूशन खत्म कर लिया है, उसका पावर लेवल कितना होगा। जिसमें वो बंदा यहाँ से अपने डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए बताता है
कि उसका 90 है, यानी कि 90 के आसपास है। और साथ में यहाँ पे वो लीडर भी था जिसको हम लोगों ने पहले भी देखा है। वो आगे से बताता है कि इसका लेवल बढ़ते जा रहा है, अब वो यहाँ पे 100 से ऊपर जा चुका है, जो कि यहाँ पे स्पिरिट फॉर्जिंग रियलम के 1 या फिर 2 स्टार के बराबर का होगा, यानी कि ये लोग उसका सामना कर ही नहीं सकते हैं। इन लोगों को यहाँ से कल्टी मारनी पड़ेगी। साथ में इन लोगों को यहाँ पे डार्क एट्रीब्यूट में महसूस हो जाता है, जिसे लीडर को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे वुल्फ के पास डुअल एट्रीब्यूट्स हैं, इसीलिए वो यहाँ पे एनोमली का लेवल इतना ज्यादा हाई दिखा रहा है। लीडर आगे से कहता है कि भले हम लोग जीत नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे यहाँ पे बाहर जाने भी नहीं दे सकते हैं। अगर वो सिटी के अंदर चले गए तो फिर बहुत ही ज्यादा आतंक हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ पे कॉल करके बैकअप बुला लेता है, ये कहते हुए कि उन्हें यहाँ पे एसोसिएशन को बताना पड़ेगा, वही लोग इसे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जमीन भी हिलने लगती है, क्योंकि फूल ने अपना जलवा दिखा दिया था, और उसके यहाँ पे जलवा दिखाते हैं यहाँ पे जो मॉडर्निंग रेट था वो यहाँ पे 1000 पे चला जाता है, और इन लोगों को यहाँ पे पावर ऑफ डिसोलेशन महसूस हो जाता है। इसलिए ये लोग तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि पहले खुद की जान ज्यादा जरूरी है। ये लोग बचेंगे तभी तो बाकियों को बचा पाएंगे। और ये लोग यहाँ पे इस इलाके को खाली करवाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इन्हें पता चलता है कि ये डिसोलेशन एट्रीब्यूट इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है, माउंटेन को ही चारों तरफ से वो घेर लिया है। इसके बाद हम लोग उस फ्लावर को देखते हैं जो कि माउंटेन को चारों तरफ से घेर लेता है और इसकी जड़ों पे फूल खिलाते हैं। इसको देख के ये लोग भी हैरान थे कि ये माउंटेन के ऊपर फूल कब से खिला है भाई। और ये लोग इस बारे में रिपोर्ट करने के बारे में ही साझा कर रहे थे। जिसके बाद हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि वुल्फ किंग और उसके झुंड के सामने खड़ा था, और ये पूरा माउंटेन है यहाँ पे उस फूल के फूलों से खिल गया था। और फेंग उस वुल्फ किंग को बताता है कि ये फूल पूरी तरीके से खिल चुका है और ये लगातार रिजनरेट करता रहेगा और खुद को बढ़ाते रहेगा जब तक ये तुम्हारी पावर को सुखा नहीं देता है। लेकिन वुल्फ किंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फेंग उससे कहता है कि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर है, ये तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन इन छोटे मोटे भाइयों के बारे में क्या, इन्हें कौन बचाएगा। दरअसल फूल भाई साहब ने यहाँ पे वुल्फ किंग के जितने भी चेले थे उन्हें पकड़ लिया था, और वो उनकी एनर्जी को यहाँ पे डिवोवर करने लगता है, और इन वुल्फ को पूरी तरीके से चूस के नीचे सिर्फ हड्डियां ही फेंकता है। भाई सही में हड्डियां छोड़ी बस, इसने खाल तक नहीं है। खैर उन सभी वुल्फ की लाइफ फॉर्म को एब्जॉर्ब करने के बाद में फूल भाई साहब अपना रंग रूप बदल लेते हैं, और तभी वो वुल्फ यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए फूल के ऊपर बीम मारता है। लेकिन फेंग यहाँ पे जड़ों का इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करता है, और उससे कहता है कि ये डिसोलेशन एट्रीब्यूट है, इसकी जड़ें फॉरेस्ट के एकदम गहराई तक जा चुकी है, तुम चाह के भी इसे यहाँ पे हरा नहीं सकते हो। ये फूल इस समय एक तरीके से एकदम समुद्र के बीच में है, जिसकी जड़ें माउंटेन से जुड़ी हुई है। अगर तुम्हें इसे हराना है तो फिर तुम्हें माउंटेन को हराना पड़ेगा। तुम्हारे पास भले इंटेलिजेंस आ गए, लेकिन तुमने अभी तक ये कभी सुना ही नहीं होगा कि वाइल्ड लाइफ कभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं होती है, वाइल्ड फायर कभी भी खत्म नहीं होती पूरी तरीके से। बेसिकली जंगल जीवन कैसे भी हालात हो जिंदगी जीने का तरीका ढूंढ ही लेती है। लेकिन तभी उस वुल्फ किंग को यहाँ पे सोर्स का पता चल जाता है, बेसिकली फ्लावर के बारे में, जो कि यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। फेंग उससे कहता है बुरा नहीं है, टेस्ट पास हुए तुम। इसके बाद वो फूल भाई साहब से कहता है कि तुम क्या करोगे, तुम दिखाओ। इस पे फूल भाई साहब अपने साइज को यहाँ पे बड़ा करते हैं और डायरेक्ट उस वुल्फ को ही अपने मुंह के अंदर धर लेते हैं और उसे यहाँ पे डिवोवर करने की कोशिश करने लगते हैं। वुल्फ यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करता है। वुल्फ भाई साहब उसे एक बार अपनी जड़ों के अंदर जब भर लेते हैं, तुमने वो कार्निवोरस प्लांट के बारे में सुना होगा ना, जो मक्खी खाता है। एक बार अगर मक्खी अंदर गिरी तो कभी भी बाहर नहीं आ पाती। उसी तरीके से वुल्फ भाई साहब के साथ हो रहा था। फेंग उसे कहता है कि अब ये तुम्हारे डार्क एट्रीब्यूट को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेगा, तुम्हारे अंदर जब कुछ भी नहीं बचेगा तब ये तुम्हें बाहर छोड़ेगा। फिर इसके बाद वो फूल यहाँ पे उस वुल्फ को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। तो फिर फेंग को पता चलता है कि ये किसी तरीके की कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ तक कि फेंग ने भी कभी भी नहीं सोचा था कि अगर वो यहाँ पे डेसोलेशन एट्रीब्यूट को फ्लावर के साथ में फ्यूज कर देगा तो वो अपनी ही कल्टीवेशन आर्ट यहाँ पे बना लेंगे बिना उसके कुछ करे ही। एक बार जो फूल के अंदर फंस गया उसे कोई भी यहाँ पे बचा नहीं सकता। जिसके बाद वो फूल यहाँ पे वुल्फ किंग की हड्डियां बाहर छोड़ता है, और इस फूल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जड़ों से जुड़े हुए हैं माउंटेन की, इसलिए दोबारा खुद को यहाँ पे रिफॉर्म करते ही रहेंगे डिसोलेशन एट्रीब्यूट की वजह से। इसलिए फेंग इस फूल का नाम यहाँ पे एंडलेस स्पिरिट सी कर देता है। उस टाइम पे सिस्टम बाहर निकलता है और वो फेंग को बताता है कि एंडलेस स्पिरिट सी यहाँ पे पूरी तरीके से डिसोलेशन एट्रीब्यूट के साथ जुड़ चुका है, इसलिए अब इसके एवोल्यूशन का टाइम आ गया है। तो वो फूल आगे से इवॉल्व करना शुरू करता है, और क्योंकि फूल ने यहाँ पे इवॉल्व करना शुरू कर दिया था तो फिर उसकी वजह से एक तगड़ा स्पेशल फ्लक्चुएशन इन लोगों को नोटिस होता है। ये लोग आगे से बताते हैं कि दो एनोमली एक जगह पे कैसे हो सकते हैं। पहले वहाँ पे वुल्फ किंग इवॉल्व हो रहा था, अभी अचानक से डिसोलेशन एट्रीब्यूट कैसे आ गया। चीफ उन लोगों से पूछता है कि लोकेशन क्या है, तो फिर ये लोग उसे लोकेशन के बारे में बताते हैं जो कि माउंटेन की ही थी। चीफ आगे से कहता है ये वही जगह है ना जहाँ पे स्कॉट गया हुआ है वुल्फ पैक के पीछे। खैर इसके बाद ये लोग यहाँ पे उस स्कॉट से कॉन्टिनेट करते हैं, तो वो स्कॉट उन लोगों को बताता है कि हाँ यही वही एक क्लास का वुल्फ किंग था जो कि यहाँ पे इवॉल्व हुआ था। अब यहाँ पे अचानक से एक डिसोलेशन एट्रीब्यूट आ गया है, लेकिन वो हमारी तरफ आगे नहीं बढ़ा है, वो बस माउंटेन को ही चारों तरफ से घेरे हुए है। हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं और नहीं बता सकते हैं कि वहाँ पे चल क्या रहा है, और इस एनोमली के पीछे जो चीजें हैं वो भी पूरी तरीके से अननोन है। इसलिए लीडर यहाँ पे चीफ से कहता है कि हम लोग अकेले इसे हैंडल नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत होगी। इस पे चीफ आगे से कहता है ठीक है, हम लोग तो वहाँ पे इलाइट यूनिट्स भेजे दे रहे हैं। वही हम लोग सुकिंग को देख रहे थे और उसे पता था कि ये माउंटेन यहाँ पे फेंग के घर के पीछे ही है, तो ये फेंग ही होना चाहिए और कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए वो चीफ से कहती है कि वो इलाका
फेंग के घर के एरिया के आस पास में आता है, इसलिए वो वहाँ के सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर लेगा। हम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो उस एरिया को हैंडल कर लेगा। जिसके बाद हम लोग माउंटेन पे दोबारा आ जाते हैं जहाँ पे वो फुल इवॉल्व हो गया था और वुल्फ किंग को एब्जॉर्ब करने के बाद में इसे यहाँ पे एक सेकंड एट्रीब्यूट भी मिल गया था जो कि फायर एट्रीब्यूट था। फेंग उससे कहता है ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है कि तुम बस यहाँ पे डिवोवर करके ही खुद को इवॉल्व कर सकते हो, यही सबसे बढ़िया तरीका है एफर्टलेसली खुद को एडवांस लेवल पे ले जाने का। लेकिन जब फेंग उस फूल को अपने हाथों में लेता है तो सिस्टम बाहर निकलता है और उसे बताता है कि ये इवॉल्व होने की वजह से अब ये यहाँ पे तुम्हारे डोमेन के अंदर रह के भी खुद को ज्यादा पावरफुल बना सकता है, बस इसके पास यहाँ पे अनलिमिटेड भूख है खाना खाने की। तो ये उसके साथ मिलकर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो फेंग आगे से यहाँ पे अपना बाउंडलेस डार्क रियलम बाहर निकालता है और फूल को उसके अंदर डाल देता है, ये कहते हुए जाओ भाई एब्जॉर्ब करो, डिवोवर करो, जो करना है करो, लेकिन डार्क एट्रीब्यूट लेके ही बाहर निकलना। परंतु फेंग जैसे उसे यहाँ पे उस डोमेन के अंदर डालता है तो ऊपर काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। तो फिर फेंग को ऐसा लगता है कि अब यहीं पे ही सही मौका है खुद को अपग्रेड करने का, इसलिए वो चुपचाप वहीं पे बैठ जाता है और यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना शुरू करता है। और वो हेवनली की उसके ऊपर डायरेक्ट आके गिर रहे थे तो फिर उसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही थी। वहीं पे जब फेंग ब्रेक थ्रू कर रहा था तो फिर हम लोग एक कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि फेंग को दूर से ही ढूंढ रहा था और उसे पहचान लेता है। ये कहते हुए कि तेरे पास ही है ना लेजेंडरी हेवनली फ्रेम और तू ये यहाँ पे स्पिरिट फोर्जिंग रियलम के सेकंड स्टार पे है। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये भी एक फायर टाइप का एक पॉइजनर है और इसने यहाँ पे फेंग को बवाल करते हुए देख लिया था। तब से इसने कसम खा ली कि ये फेंग को हरा देगा और फेंग का जो टाइटल है नंबर 1 फायर एट्रीब्यूट यूजर तो ये इसके पास आ जाएगा, इसीलिए ये फेंग के साथ भिड़ने वाला था। फेंग जब ब्रेक थ्रू कर रहा था तभी इसके कोर पर कोई फायर से हमला करता है तो फेंग अपनी डोमेन का इस्तेमाल करता है उस फायर को एब्जॉर्ब करने के लिए और उसे अंदर वो सील कर देता है। वहीं फेंग को पहले से ही पता था कि ये नमूना यहीं पे ही है, क्योंकि ये साला जब छुपा हुआ था ना तब ये अपनी स्पिरिचुअल की को भी नहीं छुपा रहा था। और फेंग को यहाँ पे इस बंदे के ऑब्सेशन के बारे में पता है कि ये एक स्पिरिट फोर्जिंग कल्टीवेटर है जो हाल ही में खुद को ब्रेक थ्रू किया है। कोई भी एफिलिएशन नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बस एक पॉइजनर जो कि कॉम्बैक्ट के साथ ऑब्सेस्ड है और इसका नाम जिलू है। जिलू फेंग से कहता है कि तुम में से एकदम मुझे कमाल की स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही है, तुमने मेरे फायर बस्ट को एब्जॉर्ब कैसे किया। फेंग आगे से कुछ भी नहीं कहता है तो फिर जिलू सबसे पहले अपने बारे में बताता है, अपने नाम और जगह के बारे में, और उसके ऊपर हमला कर देता है, ये कहते हुए कि बहुत ही जल्दी तुम्हारा टाइटल मेरे पास आ जाएगा। लेकिन उस टाइम पे फेंग आगे से डिवाइन थंडर का इस्तेमाल करता है और जिलू के ऊपर उसे दे मारता है। वहीं पे जिलू की आंखें बाहर, उसे समझ में नहीं आ कि ये डिवाइन थंडर आके उसके ऊपर गिरी तो गिरी कैसे। लेकिन इसे सिर्फ इतना ही पता था कि फेंग यहाँ पे एक फायर एट्रीब्यूट यूजर है, ना कि कोई डिवाइन थंडर वाला। इसीलिए कहा जाता है कि इन्फॉर्मेशन साथ लेके चलो जिससे भिड़ने वाले हो। खैर इसके बाद फेंग जिलो के पास आता है और उसके सर के ऊपर हाथ रख के उसका मुंह जमीन में ही घुसा देता है, ये कहते हुए कि तुमने अपना नाम क्या बताया था। वही जब जिलो इतनी बुरी तरीके से हार रहा था तो वो फ्लैशबैक के अंदर चला जाता है। हमें बताता है कि वो यहाँ पे स्पिरिट फोर्जिंग रियलम के 1 स्टार लेवल पे है, सबसे फास्टेस्ट पॉइजनर्स जो कि दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। यही नहीं, उसके पास उसका ट्रम्प कार्ड भी है जो कि एक रेयर टाइप का फायर एट्रीब्यूट है। इसीलिए जिलो को यही लग रहा था कि उसके स्ट्रेंथ के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा, उसके मुकाबले का कोई है ही नहीं, क्योंकि वो जहां भी जाता हर कोई उसकी तारीफ ही करता था। लेकिन फेंग आगे से डिवाइन थंडर का इस्तेमाल करता है और जिलो को झटके देने लगता है। वहीं पे जिलो अपने मन के अंदर यही सोच रहा था, ये तो फायर एट्रीब्यूट यूजर है ना, इसके पास लाइटनिंग कहां से आई। फेंग उससे कहता है कि अच्छा ये है तुम्हारी ट्रू स्ट्रेंथ, आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। वहीं पे जिलो अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि फेंग ने अभी तक ब्रेक थ्रू भी नहीं किया, सेकंड स्टार के अंदर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। वहीं पे जिलो को अब भविष्य दिखाई देने लगता है, उसे यही लगता है कि उसका समय निकट है, अब उसकी अर्थी कभी भी उठ सकती है, वो भी फेंग के हाथ हो। इसलिए जिलो फेंग से माफी मांगने लगता है, ये कहते हुए कि मुझे कुछ ना करना भाई, मुझे जाने दो। फेंग उसे छोड़ देता है और उससे कहता है कि यार अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ ही है तो फिर इसका इस्तेमाल लोगों के ऊपर नहीं एनोमलीज के ऊपर किया करो, कम से कम उनकी वजह से यहाँ पे किसी को नुकसान तो नहीं होगा और कई सारे लोगों की जानें बचेंगी। इतना कहने के बाद फेंग यहाँ से बड़े आराम से चला जाता है। वह भेजुलू काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि आज तक उसकी मुलाकात किसी ऐसे बंदे से नहीं हुई थी जिसकी स्पिरिट एनर्जी इतनी ज्यादा हाई हो और वो इतना ज्यादा पावरफुल हो। खैर इसके बाद जिलो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ में रहता था और वो जब जिलो को देखते हैं तो जिलो के हालात काफी ज्यादा खराब थे। वो उससे कहते हैं कि नया हेयर कट करवा के आए हो क्या भाई, और दूसरा दोस्त उससे कहता है कि कब से बोल रहा हूँ भाई फालतू की लड़ाई ना लिया करो, किसी को नहीं पता कि कब अपना अपोनेंट बाप निकल जाए। जिसके बाद वो सिर्फ उसे खड़ी खोटी सुना लगता है, ये कहते हुए कि हम तुमसे कब से कह रहे आ रहे हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर गुस्सा सवार रहता है तो फालतू की फाइट ना किया करो, इससे हमारे ही लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ तक कि स्पेशल रिसर्जन अभी पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुआ है, हम लोग यहाँ पे धूल के बराबर कुछ भी नहीं है जो आगे आने वाला है, इसलिए फालतू के एनिमी ना बनाया करो। लेकिन जिलू आगे से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए वो भी बेचारे हैरान थे कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। अब तक तो साले ये चिल्लाने लगता था, इसलिए वो बड़े प्यार से पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ तो बताओ भाई, कि तुम हमारे ही जिलू हो ना, कोई और तो नहीं हो, भेस वैसे बड़ा लाए हो, किसी ने नाले में डाल दिया और धो के निकाला हो। इसके बाद वो लोग यहाँ पे फाइट के बारे में पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पे उस बंदे को चैलेंज करने के लिए गए हुए थे ना जिसे हेवनली फायर स्ट्राइक बोला जा रहा है। तो जिले उन्हें बताता है कि वो एक स्ट्राइक में हार गया। उसके दोस्त पूछते हैं क्या, सही से एक्सप्लेन करो ना भाई, जिसपे जिलू आगे से टसुए बातते हुए कहता है कि वो एक बार में हार गया। जिसके बाद वो सन
ठंडी रोना करते हुए कहता है कि मैं बहुत बुरी तरीके से हार गया, एक स्ट्राइक में हार गया, मैं इतनी ज्यादा बेइज्जती मुझे आज तक महसूस नहीं हुई। उसके दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि जिलो सच में जीनियस था। उसने जैसे अपनी एबिलिटीज को अवेकन किया था तो वो आधे महीने के अंदर ही यहाँ पे स्पीड फोर्जिंग रियलम के अंदर पहुंच गया था। इसलिए इस बात के चांसेस काफी ज्यादा कम है कि जिलो यहाँ पे एक बार में ही हारा जाए। लेकिन जिलो उन्हें बताता है कि उसके ऊपर बस एक थंडर स्ट्राइक आके पड़ी और वो ढेर हो गया, जिसपे उसके दोस्त उससे कहते हैं कि इस बार तुमने गलत बंदा पकड़ लिया भाई। और वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम भले ही जीनियस हो लेकिन तुम किसी ऐसे से मुकाबला नहीं कर सकते जो हायर टायर के कॉम्बैक्ट जोन के अंदर फाइट करके आया हो। जिसके बाद ये लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि शायद से यहाँ पे तुम जिससे भिड़े हो वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो और तुम्हारे बराबर का ही ना हो, या फिर शायद से तुम उस बंदे से ही ना भिड़ो जिससे तुम फाइट करने के लिए गए हो। लेकिन जिलो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि वो बंदा वही था, हेवनली फायर स्ट्राइक यानी कि फेंग, जिसपे उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि फेंग के पास यहाँ पे थंडर एट्रीब्यूट भी है। लेकिन जिलो आगे से बताता है कि उसके पास एक वायलेंट थंडर एट्रीब्यूट था तो सीधा आसमान से उसके खोपड़ी के ऊपर गुड़ा और उसका सर फटने वाला था, उसे ऐसा लग रहा था। उसके पास डुअल एट्रीब्यूट है, फायर एंड थंडर और हाई ग्रेड के हैं दोनों। वो यहाँ पे उसके खिलाफ में कैसे जीत सकता है? वो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को अभी तक छुपाते हुए आ रहा है, शायद से वो यहाँ पे स्पिट फॉर्जिंग के 3 रियलम पे हो। हालांकि उसके दोस्तों को इस बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। वो आगे से कहता है कि मैं जाऊंगा उससे कुछ सीख के आऊंगा। जिसके बाद हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि कल्टीवेट कर रहा था और ये जैसे ही ब्रेक थ्रू करने वाला था अचानक से यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी गायब हो जाती है। फेंग को महसूस होता है कि उसकी बॉडी के साथ में कोई भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन जो बाहर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। जिससे फेंग को कुछ पुराने फ्लैशबैक याद आते हैं कि यहाँ पे दोबारा कुछ हाई लेवल का और रिसर्जेंस होने वाला है जो कि उसी की सिटी में होने वाला है। इसलिए फेंग जल्दी से यहाँ पे सुकिन को कॉल लगाता है, कहता कि मिलिट्री वाली जी लैंड को भी, लेकिन कोई भी उसका फोन नहीं उठा रहा था। जिसके बाद वो सुकिन को लगाता है तो वो भी फोन नहीं उठाती है। तो फेंग को ऐसा लगता है कि ये किसी बैड वेदर की वजह से हो रहा है, लेकिन उसी टाइम पे उसकी खिड़की के आगे एक चमगादड़ लगता है जो कि यहाँ पे डार्क एट्रीब्यूट के साथ फ्यूज हो गया था। इसीलिए वो खिड़की को तोड़ता है और फेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फेंग लाइटिंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए इजीली उसे यहाँ पे एलिमिनेट कर देता है। तभी लिन वहाँ पे आती है और फेंग को बताती है कि कोई यहाँ पे आया था, लेकिन फेंग ने उसे तब तक एलिमिनेट कर दिया था। जिसके बाद वो दोनों इस बारे में बात करने लगते हैं कि एनोमलीज होती थी लेकिन वो कभी घर के अंदर नहीं आती थी। ये पहली बार हो रहा है और लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। जिसपे फेंग आगे से ये कहता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल के अंदर हो तो ही बढ़िया रहेगा, ज्यादा से ज्यादा बुरा यही होगा कि यहाँ पे वही बवाल होगा जिसके बारे में न्यूज में बताया जा रहा था। घोस्ट स्टार रियलम के जो यहाँ पे एनोमलीज होती है वो ज्यादातर भीड़ के अंदर नहीं आती है, उन्हें बाहर ही रहना पड़ता है। इसलिए वो लिन से कहता है कि रेडी रहो, हमारा कभी भी सामना किसी भी खतरनाक चीज से हो सकता है, हमें रेडी रहना चाहिए। जिसके बाद फेंग लिन से कहता है कि तुम इस घर को तुम संभालो और इसे गार्ड करना, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, मैं बाहर जाके चेक करके आता हूँ। जिसके बाद अगला सीन एसोसिएशन का होता है जहाँ पे हम लोग सुकिंग को देखते हैं और ये लोग भी यहाँ पे फेंग को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए फेंग इन्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा और शायद से यहाँ पे कोई डिजास्टर लेवल का इवेंट होने वाला था, इसलिए ये लोग खुद को रेडी करने लगते हैं। इसलिए ये लोग यहाँ पे अलार्म को भी रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि जितने भी सिटीजन है वो सभी घर के अंदर ही रहे और वो बाहर ना आए। और तभी इन लोगों के ऊपर वो चमगादड़ से हमला कर देते हैं जो कि यहाँ पे फेंग के घर के ऊपर आए थे। खैर यहाँ पे जो पॉइजनर्स थे उन्हें समझ में आ जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो सभी रेडी हो गए थे। और साथ ही में यहाँ पे गवर्नर ने तूफान का बहाना बता के जितने भी सिटीजन थे उन सभी से कह दिया था कि घर के अंदर ही रहो, बाहर बिल्कुल भी ना जाना, नहीं तो अपनी सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है। इसलिए लोग अपना कहना मानते हैं और वो सभी घर के अंदर ही रहते हैं। अच्छे सिविलियंस हैं भाई, सिविक सनशाइन के अंदर, नहीं हमारे वाले कह देंगे इनके बाप का राज है क्या। फिर इसके बाद हम लोग जीलो और उसके फ्रेंड्स को भी देखते हैं और पता नहीं ये लोग रेडिया क्यों मार रहे थे भाई गाड़ी से, वो भी रोड के बीच में। हालांकि इनकी भी फटी पड़ी थी। जीलो से ये लोग कह रहे थे कि भाई घर में रहो यार, तुम काहे लिए रेडिया मरवा रहे हो घर के बाहर। उसी टाइम पे एक बैट जीलो के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो जीलो फ्लेम एबिलिटी का यूज करते हुए उसे एलिमिनेट कर देता है। लेकिन हैरानी की बात ये हुई थी कि जीलो के फायर एट्रीब्यूट की बदौलत वो एलिमिनेट हुआ बैट अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ था, वो साला जल ही नहीं रहा था। जीलो आगे से बताता है नहीं ये जला था लेकिन ये दोबारा जिंदा हो गया किसी रिजनरेशन की वजह से। इससे जीलो को समझ में आ जाता है कि ये जगह ही साली श्रापित है, ना ही यहाँ पे लोग मॉन्स्टर हैं ताकतवर हैं, बल्कि यहाँ के एनोमलीज भी साले अलग हैं। इसलिए ये लोग तुरंत कल्टी मार लेते हैं घर के अंदर, ये कहते हुए कि बाहर ना निकलना। इसके बाद अगला सीन एसोसिएशन का होता है जहाँ पे ये चीज बिल्कुल सीरियस ली जा रही थी। सभी लोग कह रहे थे कि एसोसिएशन के साथ मिलकर हम लोगों को हाईएस्ट रैंकिंग के पर्सनल बॉडीगार्ड्स को यहाँ पे तैनात कर देना चाहिए फैंग के साथ में, ताकि यहाँ पे कोई भी एनोमली से कुछ ज्यादा कर ना पाए। जिसके बाद इन लोगों को यहाँ पे नोटिस मिलता है कि यहाँ पे कुछ ही घंटों पहले एक क्लास के एनोमलीज में सिटीज के ऊपर हमला बोलते हैं और वहाँ पे जितने भी पॉइजनर्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है उनका सामना करने में, क्योंकि वो यहाँ पे झुंड में आए हुए हैं, वो भी चमगादड़ की तादाद में, जो आसमान से सीधा सिटी के ऊपर गिर रहे हैं। फिर उस यूनिट का बंदा इन लोगों को ये भी बताते हुए जाता है कि ये सभी एनोमलीज यहाँ पे एस क्लास की हैं जो भी नीचे आ रही है और इनकी तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। तभी एनोमली उसके ऊपर हमला करती है और उसका खेल खत्म कर देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर जीलैंड के वॉर जोन पे आ जाता है जहाँ पे जीलैंड अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उन सभी एलिमिनीज को एलिमिनेट और उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी। जीलैंड अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पे अपने मन मुताबिक के हिसाब से उनकी शेप को चेंज कर सकती है, चाहे तो वो उसे रस्सी के अंदर बदल सकती
सकते हैं, चाहे तो गाड़ी के अंदर। वो बस उसके शेप को चेंज कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कांटों के दार जाल के अंदर बदलती है और एक बार में कई सारे एलोमिनीज को एलिमिनेट कर देती है। वहीं पे जीलन को महसूस हो रहा कि ये सभी डार्क एट्रीब्यूट्स वाली एनोमलीज यहाँ पे लगातार आती ही जा रही हैं। इन्हें कितना भी मारो लेकिन ये कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसका मतलब यही निकलता है कि ये सभी एनोमलीज इन लोगों को बस एक जगह पे रोके रखना चाहती है, इन्हें आगे बढ़ना नहीं देना चाहती। तब यहाँ पे एक दूसरा पॉइजनर आता है जो कि यहाँ पे इन्हें के ही ग्रुप का था और ये भी इलाइट जोन से है शायद, जो कि जीलन से कहता है कि तुम्हारी एबिलिटीज पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है इंजरी हील होने के बाद में। और इस जगह के ऊपर सिर्फ यही दोनों बचे हुए थे और कुछ सोल्जर्स जो कि यहाँ पे आराम से रह रहे थे। इसलिए वो जीलन से पूछता है कि आगे का कमांड क्या है। जीलन उस बंदे को बताती है कि ये पूरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एनोमली से घिरा हुआ है, इसलिए लोगों का सिस्टम जैम हो चुका है, ना ये किसी दूसरे जोन को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जोन्स के साथ भी यही सिचुएशन होगी क्योंकि वो भी लोग को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि तो हमें करना क्या है, जिसपे जीलन उन लोगों से कहती है कि एक टीम यहाँ पे इन्हें होल्ड बैक करेगी और दूसरी टीम लगातार उन्हें खत्म करते हुए आगे बढ़ती रहेगी ताकि हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा सके और उनके साथ बातचीत कर सके। जिसके बाद ये लोग अपने काम में लग जाते हैं। फिर जो एनोमलीज थी वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे और इनकी तादाद अनगिनत थी। ये पूरी सिटी को चारों तरफ से घेर चुके थे, बिल्कुल बादलों की तरीके। वहीं हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि घर पे नहीं रुक रहे थे, इनसे रुका ही नहीं जाता भाई। वहीं हम लोग उस व्लॉगर को दोबारा देखते हैं, यानी कि चाची को, जो दोबारा यहाँ पे व्लॉगिंग कर रही थी। इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, जिसके बाद वो अपने बगल में खड़े हुए लड़के से कहती है कि वेदर बढ़िया है ना। लेकिन तभी इनकी फटके चार हो जाती है क्योंकि तब तक उस बंदे के ऊपर यहाँ पे एलोमिनी ने हमला कर दिया था और वो उसके खून को पी रही थी। जिसके बाद कई सारी एनोमली लड़की के पीछे पड़ जाती है और उसका पीछा करने लगती है। उन्हीं में से एक इसे धर दबोचती है, लेकिन उससे पहले ही सुकिंग एनोमली के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देती है और उस लड़की की जान बचा लेती है। और ये लोग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमने कितनी बार बोला था कि घर के अंदर काहे चुल मची है बाहर घूमने की। खैर इसके बाद सुकिंग अपने दो टीममेट से कहती है कि तुम जाओ और जाके इसे इसके घर पे छोड़ दो, मैं यहीं पे रुक के इन सभी एनोमलीज को रोकती हूँ। लेकिन वो लोग सुकिंग को मना कर रहे थे, ये कहते हुए कि ये सभी एनोमलीज रुकने का काम नहीं ले रही हैं और लगातार बढ़ते ही जा रही हैं और ऊपर से ये सभी ह्यूमंस के फ्लश और बोन्स के ऊपर फीड करती हैं, इसलिए सिविलियंस की जान भी खतरे में है। तो फिर सुकिंग कैसे यहाँ पे सेफ रहेगी। लेकिन सुकिंग इन्हें ये भेज देती है कहते हुए कि हमसे ज्यादा यहाँ पे जो नॉर्मल सिविलियन है उनकी जान ज्यादा कीमती है, इसलिए हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा। इसलिए सुकिंग उन दोनों को आगे भेज देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पे फैंग के ऊपर आ जाता है और वो भी इर्द गिर्द घूम रहा था। उसका भी सामना यहाँ पे एनोमली से हो रहा था और ये सभी उसके पीछे भी पड़ जाती है। वहीं पे इन सभी का लेवल काफी जल्दी बढ़ते जा रहा था। सिर्फ कुछ ही देर के अंदर ही ये लोग यहाँ पे घोस्ट फोर्जिंग 3 स्टार रियलम पे आ गए थे। फैंग आगे से अपनी शॉट का इस्तेमाल करता है और एक बार में कई सारी एलोमिनीज को एलिमिनेट तो करता है, लेकिन ये कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लगातार मल्टीप्लाई होते ही जा रहे थे। फैंग को भी लगता है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है, ये उसे रोकने की कोशिश कर रही है और ना ही पूरी तरीके से खत्म हो रही है। तो फैंग ने थोड़ा बहुत एरिया पे स्कैन किया था, तो फिर उसे पता चलता है कि कई सारे यहाँ पे जोन्स हैं जहाँ पे और भी कई सारी एनोमली से देखी जा रही है और अगर वो सभी एक साथ मिल जाए तो फिर यहाँ पे मैसिव डिजास्टर बन सकता है सिटी के ऊपर। और फैंग यहाँ पे एसोसिएशन को यहाँ पे बता भी नहीं सकता इनके लोकेशन के बारे में क्योंकि पूरा सिग्नल जैम है। इसलिए फैंग को एक एक करके उन सभी जोन्स को अकेले ही क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए फैंग आगे से अपनी डोमेन का इस्तेमाल करता है ताकि उसका जो फूल है वो यहाँ पे इन सभी चमगादड़ की एबिलिटी को एब्जॉर्ब करके खुद को पावरफुल बना सके। और फैंग को ज्यादा चिंता करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उसने कई सारे लोगों को यहाँ पे घर पे बैठा रखा है, इसलिए जो शेल्टर होंगे वो यहाँ पे सेफ रहेंगे। लिन और बाकी कल्टीवेटर्स उस जगह को सेव करके रखे हुए हैं, इसलिए फैंग को यहाँ पे सिर्फ अजीबोगरीब चीजों को एलिमिनेट ही करना है। इसके बाद अगला सीन सुकिंग की साइड का होता है और सुकिंग को यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे, लेकिन एनोमली से रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो उन्हें जितना खत्म करती जाती वो उतने ज्यादा मल्टीप्लाई होते जाते और इस तरीके से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी सूखते जा रही थी। कुछ ही देर के अंदर वो भी यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाएगी और उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बचेगी नहीं। और उसे यहाँ पे अपने टीममेट्स की भी चिंता हो रही थी क्योंकि उनका भी सामना यहाँ पे एनोमलीज के साथ में हो सकता है। उसी टाइम पे यहाँ पे सुकिंग को कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो कि अपार्टमेंट के अंदर थे। वहाँ पे एनोमलीज ने उन्हें घेर लिया था। साथ में इनका रियलम भी बढ़ते जा रहा था। पहले ये घोस्ट रियलम पे थे, अब ये डायरेक्ट स्पिरिट क्रिएशन रियलम पे आ गए थे। सुकिंग डायरेक्ट उस अपार्टमेंट की तरफ जाती है ताकि वो सिविलियंस को बचा सके। वो एक दो एनोमलीज के ऊपर हमला करके उन्हें एलिमिनेट तो कर देती है, लेकिन तभी कई सारे एनोमलीज उसके ऊपर हमला करते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। लेकिन तभी साइड से कुछ वैक्यूम टाइप में आता है जो कि सभी एनोमलीज को अपने अंदर खींच लेता है और ये फैंग का शायद से फूल ही होगा जो कि लगातार सभी को खींचते जा रहा है। और सुकिंग को ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक और पावरफुल एनोमली का जन्म हुआ है। जिसके बाद हमें सिटी के हालात बताए जाते हैं कि सिटी के ऊपर जो एसोसिएशन की पकड़ है वो धीरे धीरे छूट रही है। सबसे बुरे हालातों में कोई भी इस एनोमली को रोक नहीं सकता है, यहाँ तक कि ना ही स्पिरिट एसोसिएशन और मिलिट्री के अंदर भी कोई ऐसा है जो कि इस टाइड को पूरी तरीके से बदल दे या मोड़ दे। पूरी सिटी ही अब एक एक करके खत्म होने वाली है। जिसके बाद हमें कुछ पॉइजनस स्क्वाड के बारे में बताया जाता है जो कि सेक्टर्स के अंदर थे। जैसे कि सेक्टर 1 के अंदर यहाँ पे वो लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है क्योंकि उनका सामना स्पिरिट ऑफ फॉग के साथ हो गया जो काफी ज्यादा पावरफुल है। सेक्टर बी के अंदर जो स्क्वाड थी उसका सामना यहाँ पे किसी अजीब तरीके की एनोमली के साथ हुआ जो कि पूरी तरीके से उन्हें खत्म कर गई। जिसके बाद वहाँ पे बैट्स के एक स्वाम यानी कि होड़ आया और उन्हें भी वो ले गया। और इतना कम नहीं था तो फिर साथ ही में यहाँ पे एक और नई डार्क एट्रीब्यूट एनोमली देखी गई है जो
कि अभी ककून के अंदर है, जो बहुत ही जल्दी यहाँ पे डायमंड रियलम के अंदर चली जाएगी और उसका एनर्जी लेवल यहाँ पे एस क्लास का है। और ये सभी बैट्स यहाँ पे उसके लिए खाना लेके आ रहे हैं ताकि वो इवॉल्व कर सके, जिसको यहाँ पे एनोमली किंग बोला जा रहा है। और सोकिंग ने जिस चीज को देखा था वही यहाँ पे एनोमली किंग थी, वो फैंग का फ्लावर नहीं था। जिसके बाद हम लोग एसोसिएशन को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि इनके जितने भी पॉइजनर्स है वहाँ पे हैवी कॉजिलिटी देखी गई है और इनके नंबर लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बैट्स के वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ये लोग यहाँ पे इमरजेंसी प्लान एस एक्टिवेट तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मदद है यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के पावरफुल सोल्जर्स वो यहाँ पे आने में टाइम लगाएंगे और तब तक इनकी सिटी टिक नहीं पाएगी। सिटी को यहाँ पे चारों तरफ से ब्लैक मिस्ट ने घेर लिया है और मिलिट्री जोन में इनकी मदद करने के लिए अंदर नहीं आ सकता है। ये लोग पूरी तरीके से एक आइसोलेटेड सिटी के अंदर बन चुके हैं, जिसको चारों तरफ से बैट्स ने घेर रखा है। इसलिए ये लोग यहाँ पे करो या फिर मरो वाली सिचुएशन के बीच में आ गए हैं। चीफ आगे से कहता है कि पॉइजनर्स के तौर पे वो यहाँ पे आखिर तक खड़ा रहेगा सभी लोगों के साथ में। अगर उसे यहाँ पे जीना है तो वो सिटी के साथ में जिएगा या फिर सिटी के साथ में खत्म हो जाएगा। अगर एनोमलीज इनकी सिटी को बर्बाद करना चाहती है तो फिर सबसे पहले उन्हें यहाँ पे इन लोगों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये लोग हेडक्वार्टर को यहाँ पे स्टैट्स कोड भेजने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों का जो स्पीड रिजर्व है यानी कि एनर्जी वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। जिसके बाद हम लोग सोकिंग को देखते हैं, जिसके ऊपर और भी चमगादड़ यहाँ पे एक एक करके हमला कर रहे थे। तो फिर सोकिंग सबसे पहले यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके बैरियर बनाती है और उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। जिसके बाद वो एनर्जी को इकट्ठा करके यहाँ पे उस एनोमली किंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन एनोमली किंग का जो ककून था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसकी स्पिन एनर्जी वहां से टकराती है और डिफ्लेक्ट मार के अलग चली जाती है। और उसी टाइम पे कई सारे चमगादड़ उसके ऊपर हमला करने को आ रहे थे जो इवॉल्व हो गए थे। वहीं पे ये वाला बड़ा वाला चमगादड़ स्ट्रॉन्ग था जो कि यहाँ पे सोकिंग के बैरियर को तोड़ देता है और वो धड़ाम से नीचे जाके गिरती है। जिसके बाद वो उसे पंजे से पकड़ता और उसे खत्म ही करने वाला था। तो सोकिंग अपने लास्ट चांस को इस्तेमाल करती है और वो यहाँ पे दोबारा एनर्जी ब्लास्ट करती है, लेकिन वो बेचारा बीच में ही खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पे फैंग आता है जो कि शॉट का इस्तेमाल करते हुए उस एनोमली के ऊपर हमला करता है और उसे जला के राख कर देता है। लेकिन एनोमली अभी तक खत्म नहीं हुआ था, वो पूरी तरीके से सही सलामत था। इसलिए फैंग आगे से डिवाइन थंडर का इस्तेमाल करता है और उसे एनोमली के ऊपर स्लैश मार के उसे 20 से 2 हिस्सों में काट देता है और वो धड़ाम से दूर जाके गिरता है। फिर इसके बाद सोकिंग फैंग को बताती है कि ये सभी एनोमलीज खुद को रिवाइव कर सकते हैं, इन्हें कितना भी मारो ये साला कम होने का नाम नहीं लेते। फैंग कहता है कि उसे पता है। जिसके बाद वो यहाँ पे डोमेन को बाहर निकालता है और उसे रिलीज कर देता है। और वो सभी एनोमलीज जैसे ही डोमेन के अंदर आते हैं तो एक झटके के अंदर ही उनका लेवल कम होता है और वो सब मारे जाते हैं और फ्लावर उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसको देख के सोकिंग अपनेपन के अंदर सोचती है कि वो इस बारे में भूले गए थे कि फैंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर इसके बाद फैंग इस एरिया को क्लियर करता है और सोकिंग से कहता है कि तुम ठीक तो हो। तो सोकिंग उसे बताती है कि उसे चोट लग गई और डार्क एट्रीब्यूट शायद से उसकी बॉडी के अंदर है, उसे यहाँ पे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा मारम पट्टी करवाने के लिए। लेकिन फैंग आगे से यहाँ पे अपनी लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है और उसकी बॉडी के अंदर जो डार्क एट्रीब्यूट था उसे कम कर देता है, ये कहते हुए कि बैंडेज लगा लो ठीक हो जाओगी। वहीं पे सोकिंग को भी महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो इंजरीज थी वो जल्दी हील हो रही है और उसे दर्द भी कम हो रहा है। जिसके बाद हम लोग एसोसिएशन को देखते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि एनोमलीज का जो झुंड था वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक साइड पे, शायद से फैंग वाली साइड होगी। और साथ ही वहाँ पे जितने भी रेस्क्यू किए प्रिजनर्स थे वो भी यहाँ पे ठीक हो चुके थे, जिनके ऊपर अटैक हुआ था और उन्होंने कॉन्टेक्ट खो दिया था। लेकिन इसके बावजूद वो लोग सिटी के अंदर नहीं जा सकते थे और ये शायद से मिलिट्री जोन है, एसोसिएशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे चीफ नहीं है। फिर ये बंदा इन्हें बताता है कि ये लोग अंदर नहीं जा सकते और ना ही कोई मदद भिजवा सकते हैं, क्योंकि एनोमलीज कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और साथ ही में सिटी के अंदर जो पॉइजनर्स का नंबर है वो धीरे धीरे करके कम आ रहा है। इसलिए लोगों को यही लगता है कि सिटी के अंदर एक एनोमली किंग आने वाला है और ये जो बैट्स का झुंड है वो यहाँ पे बस उसके लिए चीजों को इजी कर रहा है ताकि वो पैदा हो सके। इसलिए ये लोग अपने घर वालों को एक बार फोन कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि पृथ्वी का अंत निकट है। फिर इसके बाद हम लोग फैंग को देखते हैं जो कि उस ककून के बारे में पूछता है कि ये क्या चीज है भाई, यहाँ पे इतने सभी चीजें इकट्ठा की हो रही है। जिसपे सोकिंग फैंग को बताती है कि ये सुपर एस क्लास की एनोमली है, जिसने यहाँ पे इंटायर सिटी के अंदर जो ब्लड था, फूड था, उसे कंज्यूम कर लिया है। अब उसकी पावर यहाँ पे किसी भी उस एनोमली से कम नहीं है जिसको यहाँ पे स्टार गॉड वॉरजोन के बंदों ने सील किया हो। और इसी चीज को लोग यहाँ पे कैस्टोफर या फिर क्लैमिटी कहते हैं। ये ककून यहाँ पे रह के सिर्फ हम लोगों को वार्निंग देना चाहता है कि अगर जान बचा सकते हो तो फिर बचा लो और भाग जाओ, क्योंकि उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। उस ककून के अंदर कोई खतरनाक चीज है जो कि लगातार बढ़ते ही जा रही है, अगर वो बाहर निकल आए तो फिर पूरी सिटी एक झटके के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन अब इन लोगों के पास एकदम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि ये चीज क्या है। इनकी रिसर्च बताती है कि यहाँ पे कुछ एनोमलीज है जो कि खास रहती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करती हैं और एक दूसरे को अटैक करने के बाद उन्हें डिवोवर करते हैं और लगातार इवॉल्व करती जाती हैं, जिससे वो लोग यहाँ पे फास्टेस्ट तरीका अपना सकते हैं पावरफुल अवेकनिंग स्टैट या फिर एवोल्यूशन के लिए। ये तो नॉर्मल एनोमलीज की बात हुई, लेकिन जो डार्क टाइप या फिर डार्क एट्रीब्यूट की एनोमलीज रहती हैं वो अलग रहती हैं। जैसे कि ये जो बैट्स हैं, इनका तुम एक एग्जांपल ले सकते हो। ये सभी यहाँ पे अपने मालिक के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो मधुमक्खियां रहती है अपनी रानी के लिए शहद इकट्ठा करती हैं, उसी तरीके से ये चीज है। एनोमलीज यहाँ पे जो पावरफुल रहेगी उनके लिए यहाँ पे एनोमलीज फूड और रिसोर्स इकट्ठा कर रही है ताकि मेन वाली बॉर्न हो सके, एकदम सर्वेंट के रोल के तरीके। इसको ये लोग परफेक्ट एवोल्यूशन स्पीसीज कहते हैं, एनोमली किंग। इसलिए
इसलिए सुकिंग फेंग से कहती है कि मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन जो मैंने कहा वो काफी ज्यादा मायने रखता है। तुम अभी तक डायमंड रियलम में नहीं पहुंचे हो और तुम इसका सामना नहीं कर सकते हो। ये फ्लावर इकट्ठा करना या फिर टाइट का सामना करने से बिल्कुल अलग है। और सुकिंग यही चाहती थी कि वो लोग यहाँ पे फेंग जैसे जीनियस को दोबारा ना खोएं। इसीलिए वो फेंग से कहती है कि तुम चाहो तो सिटी छोड़ के जा सकते हो ताकि तुम एनोमली से ना भिड़ो और अपनी जान बचा लो। इस पे फेंग उससे कहता है कि 20 सालों तक जो हम लोगों ने रिसर्च की है, क्या वो बस इस छोटी मोटी एनोमली की वजह से भूल जाओगे क्या? वो उसे बताता है कि ये जगह मेरी है, मेरा घर है। इसे बचाने के लिए मुझे अगर कुछ भी त्याग करना पड़े तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फेंग आगे बढ़ता है अपनी शॉट बाहर निकाल के, यही कहते हुए कि तुम पूरी सिटी को सेक्रीफाइस करना चाहते हो बस एक नॉर्मल सी एनोमली के लिए। जिसके बाद फेंग यहाँ पे सुकिंग से उसका डिवाइस मांगता है जो कि यहाँ पे एनोमली को डिटेक्ट करके एसोसिएशन को उसकी लोकेशन के बारे में बता सकता है। सुकिंग उसे बताती है कि ये एनोमली को डिटेक्ट तो नहीं कर पाएगा, लेकिन एसोसिएशन के साथ में कांटेक्ट जरूर कर सकता है। इस पे फेंग एनोमली की तरफ इशारा करते हुए कहता है ठीक है, फिर मैं ऊपर जाता हूँ और उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि फेंग ने यहाँ पे सुकिंग का डिवाइस ले लिया था, इसलिए यहाँ पे जो एसोसिएशन के अंदर थे उन सभी लोगों को ये लगता है कि सुकिंग अब यहाँ पे मूव करना शुरू कर दी है। लेकिन फेंग तो डायरेक्ट उस कोकून की तरफ जा रहा था, इसलिए लोगों को ये लगता है कि सुकिंग डायरेक्ट उस कोकून की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रही है और लोगों को सुकिंग की चिंता होने लगती है क्योंकि ऐसे हालातों में सुकिंग का मरना तय है। इसलिए लोग सुकिंग से कहते हैं कि तुम वहां पे ना जाओ, वापस आ जाओ। हम लोगों ने पहले ही कई सारी कैजुअलिटी देख ली है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो फिर फेंग को यहाँ पे महसूस होता है कि वो लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पे उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके बताता है कि ये मैं हूँ, सुकिंग नहीं। वो इन लोगों से कहता है कि मेरी बात कान खोल के ध्यान से सुनो, अगर तुम नहीं चाहते कि ये जोन पूरी तरीके से यहाँ पे बर्बाद हो जाए और सिटी एक झटके के अंदर वाइप आउट हो जाए, इसलिए चुपचाप मेरा कहना मानो और जितने भी यहाँ पे तुम लोगों के पास इक्विपमेंट है, जानकारी है, वो सब कुछ इकट्ठा करो और मुझे बताओ कि मैं कैसे यहाँ पे इस कोकून को खत्म कर सकता हूँ। इसलिए वो बंदा अपने सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग जो भी काम कर रहे हो उसे गोली मारो, जितने भी सैटेलाइट, जितने भी लोकेशन, जितने भी डिवाइस है वो सभी एक साथ इकट्ठा करो और जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो सभी इसे दो। हम लोगों का प्राइमरी मिशन इसे सब कुछ इन्फॉर्मेशन देना है जो हमारे पास है। इसमें वो सभी लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और सैटेलाइट वेटेलाइट सब कुछ कंट्रोल करते हुए फेंग को यहाँ पे जानकारी देने लगते हैं कि यहाँ पे जो कोकून है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है कई सारे एनोमली से। कुछ का लेवल यहाँ पे एस है, कुछ का लेवल ए है। साथ ही में वहाँ पे एक बवंडर टाइप में भी कुछ बना हुआ है जो कि रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। अगर सबसे अच्छा रास्ता यही रहेगा कि तुम साइड से होते हुए जाओ, जो कि यहाँ पे बवंडर को थोड़ा सा एस्केप कर देगा, यही डायरेक्ट नीचे से। इस पे फेंग बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो डायरेक्ट नीचे से ही लगातार कोकून की तरफ आगे बढ़ते जा रहा था। तो फिर वो लोग फेंग को बताते हैं कि जब तुम आगे बढ़े थे तो फिर तो एनोमलीज ने तुम्हें डिटेक्ट कर लिया था, उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे एएस क्लास की हो सकती है और उनका रियलम यहाँ पे स्टार्ट फॉर्जिंग रियलम होगा। वही पे इन सभी लोगों को यही लग रहा था कि फेंग उन्हें डॉज नहीं कर पाएगा और फेंग का काम यहीं पे ही खत्म हो जाएगा और इन लोगों को बहुत ज्यादा जोरों से उन मॉन्स्टर्स की आवाज सुनाई देने लगती है। लेकिन उसी टाइम पे फेंग आगे से शॉट का इस्तेमाल करता है और इजीली उन्हें यहाँ पे एलिमिनेट कर देता है और उन लोगों से कहता है कि आगे कुछ हुआ और ये लोग भी हैरान हो जाते हैं कि अचानक से यहाँ पे एनोमली का साउंड गायब हो गया और सोर्स भी। जिससे इन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये टायरेंट है फेंग जो कि यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहा है। जिस पे ये सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पूरा यकीन था कि सिर्फ फेंग ही इन लोगों की जान बचा सकता है क्योंकि वही यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोच रहा था कि डाओ को इनहांस करने के बाद में उसके जो फ्लेम है वो यहाँ पे एनोमलीज के खिलाफ में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, खासकर डार्क टाइप्स के खिलाफ में। अगर उसे थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो फिर वो यहाँ पे अपने यैगर डिबोट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाता, जिससे ये दोबारा रिबॉर्न या फिर रीशेप या फिर रिकवर ही ना कर पाती। लेकिन फेंग के पास ये एबिलिटी तो है नहीं अभी के लिए, इसलिए उसे यहाँ पे सिर्फ स्पीड और अटैक के ऊपर ही भरोसा करना पड़ेगा। जिसके बाद वो यहाँ पे दोबारा लगातार स्लाइसेस मारना शुरू करता है और पूरे स्वैम्प को यहाँ पे खत्म कर देता है। लेकिन जिस कोकून को यहाँ पे चारों तरफ से घेर के रखा गया था वो भी यहाँ पे फेंग को नोटिस कर लेता है कि वो उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसीलिए वो यहाँ पे सिटी के अंदर जितने भी बैट्स थे उन सभी को कंट्रोल करता है और उन्हें यहाँ पे अपनी तरफ बुलाने लगता है ताकि फेंग का रास्ता ब्लॉक किया जा सके और उसे कोकून तक ना पहुंचे देने दिया जाए। इसलिए जो भी यहाँ पे पॉइजनर थे वो भी हैरान हो गए थे कि बैट्स ने अचानक से उनके ऊपर अटैक करना क्यों छोड़ दिया। खैर चीफ को समझ में आ जाता है कि ये सभी बैट्स फेंग की तरफ ही आगे जा रहे हैं ताकि वो सभी फेंग को रोक सके और किंग यहाँ पे बॉर्न हो सके, क्योंकि बैट्स ने यहाँ पे पूरी सिटी को चारों तरफ से घेर रखा था। लेकिन बुलाने पे वो वापस चले गए, इसलिए सिटी पे खुल चुकी थी और कुछ ही देर में यहाँ पे मिलिट्री वाले भी आ जाते हैं और जिया लैंड और उसका सबऑर्डिनेट भी यहाँ पे आ जाता है। जिया लैंड अपने सबऑर्डिनेट से पूछती है कि सिटी तक पहुंचने के लिए हम लोगों को कितना टाइम लगेगा, जिसका सबऑर्डिनेट उसे बताता है कि आधा घंटा लगेगा बस। इस पे ये लोग आगे से कहते हैं कि आधे घंटे के अंदर में एनोमली किंग यहाँ पे जाग जाएगा और अंडा फूट जाएगा, जिसके बाद सिटी को बचाने का कोई पॉइंट नहीं रहेगा। हम लोग उसे कैसे रोक सकते हैं का कोई तरीका नहीं जिससे हम लोग जल्दी पहुंच सके। जिस पे वो सबऑर्डिनेट आगे से बताता है कि ये जो बैट्स हैं इनके नंबर लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और ऊपर से इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ते जा रही है। धीरे धीरे करके अब ये इस लेवल पे आ गए हैं। इन लोगों के पास यहाँ पे काफी ज्यादा थर्मोबाइक वेपन्स भी थे, यानी कि आग उगलने वाले, लेकिन इसके बावजूद वो बैट्स का बाल तक नहीं उखाड़ पा रहे थे। इस तरीके से वो लोग सिटी तक कैसे पहुंच पाएंगे। जिसपे जिया लैंड काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि डार्क एट्रीब्यूट यहाँ पे दोबारा आने वाले था और वो लोग दोबारा यहाँ पे किसी को सेक्रीफाइस करेंगे क्या, यही वो इस बारे में सोच रहे थे। क्या वो इसी तरीके से बस खड़े रह के तमाशा देखते रहेंगे। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे जी देखते हैं कि जितने भी बैट्स हैं वो सभी इकट्ठा हो रहे हैं सिटी के पास में और लगातार यहाँ पे कोकून के पास में बढ़ते हुए
हुए जा रहे हैं। उसी टाइम पे जियालान देखती है कि उन ककून्स के बीच में एकदम तगड़ा धमाका होता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये फेंग ही है जो कि वहाँ पे ककून की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसलिए जियालान अपनी यूनिट्स को ऑर्डर देती है कि जल्दी से सपोर्ट को बढ़ा दो, फायर सपोर्ट को भी बढ़ा दो, किसी भी कीमत पे उन लोगों को सिटी के पास में पहुंचना ही पड़ेगा। इस बार वो लोग किसी भी सिटी को यहाँ पे बर्बाद होने नहीं देंगे। इसके बाद हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि सी ऑफ फ्लेम को यहाँ पे रिलीज करता है, तो फिर ड्रैगन बनता है जो कि लगातार आगे बढ़ते ही जा रहा था पैड्स को निगलते हुए, जिसको देख के ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और लिन भी आगे से खुश हो जाती है क्योंकि ये फेंग की ब्लेड टेक्निक थी। लेकिन और भी बैट्स वहाँ पे इकट्ठा होते जा रहे थे ताकि वो फेंग को रोक सके। फेंग आगे से कहता है आओ आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम आओगे तभी तो मैं पावरफुल बनूंगा। जिसके बाद वो एक और स्लैश मारता है और पूरे झुंड को एक बार में ही एलिमिनेट कर देता है। ये चमगादड़ के झुंड के बीच में गदर मचाए हुए था, एक एक स्लैश मार रहा है और आधे से ज्यादा चमगादड़ उड़े जा रहे हैं। वहीं फेंग को फाइट के बीच में महसूस हो रहा था कि उसकी बॉडी यहाँ पे धीरे धीरे करके ब्रेक थ्रू के लिए रेडी होती जा रही है। और उसी टाइम पे फेंग के ऊपर लाइट आगे गिरती है तो फेंग आगे से यहाँ पे डोमेन को रिलीज करता है जिसके अंदर से यहाँ पे फ्लावर बाहर निकलता है। फेंग उससे कहता है कि प्लीज मेरे लिए यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करो। तो फिर हम लोग देखते हैं कि फ्लावर डोमेन से बाहर निकलता है और इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। फेंग उससे कहता है कि इनकी पूरी जिंदगी चूस लो, इनका जीवन चक्र न छोड़ना तुम। फूल भाई साहब जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो तुरंत अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे जितने भी बैट्स थे उनके ऊपर अटैक करते हैं और उन्हें खत्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बैट्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो यहाँ पे फूल के ऊपर भारी पड़ रहे थे और उसे यहाँ पे डोमिनेट करने लगते हैं। लेकिन फूल कैसे रहता है उन्हें होल्ड बैक करते रहता है। जिसके बाद फेंग भी यहाँ पे फूल के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पे एनोमली किंग की तरफ देखता है तो वो खुद को छुपा लेता है बिल्कुल किसी डरपोक की तरीके। लेकिन फेंग को यहाँ पे उसकी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी जो कि यहाँ पे किसी ड्रम की तरीके थे और कई सारे सोल्जर्स उसके ऊपर अटैक करने को आ रहे हैं, इस तरीके को वो इमेजिन करता है। इसके बाद फेंग यहाँ पे एसोसिएशन से पूछता है कि तुम्हें उसकी लोकेशन के बारे में पता चला, जिसपे एसोसिएशन उसे बताती है कि हाँ हमें उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया, हमने उसकी लोकेशन तुम्हारे डिवाइस में भेज दी है। जिसके बाद डिवाइस के अंदर से एक लेजर लाइट बाहर निकलती है जो कि डायरेक्ट उस ककून की तरफ ही पॉइंट करे जा रही थी। जिसके बाद फेंग भी आगे से गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक की फुल पावर को इस्तेमाल करता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट को रिलीज करता है। ये पावर इतनी ज्यादा थी कि एक बार में जितने भी बैट वहाँ थे वो सभी एलिमिनेट हो जाते हैं। वहाँ पे सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं कि इतनी ज्यादा लाइट यहाँ पे कैसे रिलीज हो रही है। सभी लोगों को ये लग रहा था कि ये कोई फायर एट्रीब्यूट है जो यहाँ पे फुल पावर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और ये डार्क एट्रीब्यूट को भी सप्रेस कर दे रहा है। यहाँ तक कि फेंग के यंग एट्रीब्यूट की वजह से आसपास के जो भी एनोमलीज थे वो भी यहाँ पे एलिमिनेट होने लगते हैं, उनका भी पावर लेवल यहाँ पे ड्रॉप होने लगता है। जिसके बाद हम लोग जियालान को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए जा रही थी और तब उसकी नजर भी यहाँ पे यंग एट्रीब्यूट के ऊपर पड़ती है और उसे यकीन हो जाता है कि फेंग यहाँ पे ककून के ऊपर ही अटैक करने को आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि ये पीले बाल वाला बंदा भी आगे से यहाँ पे फेंग की पावर को देख के हैरान था। वो कह रहा था कि अगर फेंग हमारे साथ आ जाए तो फिर ये हमसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जिसपे जियालान आगे से कहती है कि हम लोग फेंग को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ रहे थे लेकिन तभी यहाँ पे ककून अपने समय से थोड़ा सा पहले ही हैच होने लगता है, इसलिए वो सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे जिन लोगों ने भी खुद को सेक्रीफाइस किया था, अपनी जान गंवाई थी, उन सभी लोगों का सेक्रीफाइस भी खराब हो जाएगा और सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन हम लोगों को बताती है कि वो ककून अपने समय से पहले इसलिए हैच हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एनोमली मरी है, जितने भी लोग मरे हैं, उन सभी का ब्लड और फ्लैश यहाँ पे ककून ने एब्जॉर्ब कर लिया है एनर्जी के तौर पे, इसलिए वो अपने समय से पहले हैच हो रहा है। इसलिए लिन और बाकी लोगों को यहाँ पे फेंग की मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो फेंग हारा जाएगा। लेकिन इन लोगों के पास यहाँ पे रिसोर्स नहीं थे, बहुत ही कम यहाँ पे पॉइजनस थे जो कि स्ट्रांग होंगे और वो लोग यहाँ पे एक साथ फेंग की मदद कर पाएंगे। लेकिन तभी लिन की नजर फूल भाई के ऊपर पड़ती है और उसे पता था कि ये फूल उसी जगह से आया हुआ है जहाँ पे डिसोलेशन एट्रीब्यूट की जड़ें आसमान से गिर रही थी और उसे पता था कि ये वाला डिसोलेशन एट्रीब्यूट आसपास की लाइफ फॉर्म और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सका है खुद की पावर बढ़ाने के लिए। इसलिए लिन यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और फूल के ऊपर वो पावर डालने लगती है जिसको फूल यहाँ पे एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखते हुए जहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी लोग भी आगे से फूल को यहाँ पे अपनी एनर्जी देने लगते हैं। चिप भी आगे से यही देखते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे अपनी एनर्जी फूल को दे रहे हैं, फूल उसे इकट्ठा करके खुद की पावर को बढ़ा रहा है और वो एनोमली को हैच होने से रोक ही दे रहा है। इसलिए चिप भी यहाँ पे आगे से योगदान करते हैं और वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर और बाकी सभी लोग भी अपनी स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे फूल को देने लगते हैं। सोकिंग में उन लोगों को यहाँ पे अपनी पावर देते हुए देखती है तो वो भी अपनी पावर को यहाँ पे फूल को दे देती है योगदान करने के लिए। फूल को जैसे यहाँ पे इनफ पावर मिलती है तो वो यहाँ पे थोड़ा सा खिल जाता है और वो यहाँ पे डिले कर देता है हैच होने को। जिसके बाद हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि लगातार आगे बढ़ते जा रहा था। उसके रास्ते में भी कई सारे एनोमलीज आ रहे थे लेकिन फेंग उन्हें एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। जिसके बाद वहाँ पे कई सारे ऐसे रैंक की एनोमलीज आ जाती है जो कि फेंग को चारों तरफ से घेर लेती है। जिसके बाद फेंग यहाँ पे ककून को देखते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने मिनियंस को यहाँ पे समन कर लेते हो,
खुद को फोर्स करने से तुम यहाँ पे खुद को इवॉल्व भी कर पाओगे, ककून से बाहर ही निकलोगे, ताकतवर नहीं बनोगे। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे ककून हैच कर जाता है और उसके अंदर से यहाँ पे एनोमली किंग बाहर निकलता है। ऑफ कोर्स ये दिखने में चमगादड़ की तरीके ही लग रहा था, और क्या तुम एक्सेप्ट करोगे। हालांकि इसकी पावर काफी ज्यादा थी। इसके बाहर आने से ही धरती पे भूकंप आता है और धरती चिटकने लगती है। वहीं पे वो सभी लोग फेंग को देखते हुए ये कहते हैं कि तुम्हें कामयाब होना पड़ेगा। फिर इसके बाद फेंग आगे से फिल्मी डायलॉग माने जा रहा था कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ, ये जगह मेरी है, मैं इस जगह से प्यार करता हूँ, वगैरह वगैरह। फक ऑफ, फालतू की बातें नहीं सुननी मुझे। खैर इसके बाद एनोमली किंग आगे से हमला करता है, तो फेंग भी आगे से यहाँ पे हमला करता है और वो दोनों ही आपस में टकराते हैं। खैर फेंग की फुल स्केल में हमला करने के बावजूद एनोमली भाई साहब को कुछ भी नहीं हुआ था। वो फेंग से कहते हैं कि बस तुम स्पिरिट फोर्जिंग रियलम के फर्स्ट स्टार पे हो और खुद को बाहुबली न समझो। जिसके बाद वो यहाँ पे वैक्यूम का इस्तेमाल करता है और फेंग को अपने पेट के अंदर ही भर लेता है। वहाँ पे फेंग को भी समझ में आ जाता है कि ये एनोमली किंग दूसरी एनोमली से पूरी तरीके से अलग है। उसने फुल पावर का यूज किया, परंतु एनोमली किंग को घंटा कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी ठीक ठाक है। लेकिन फेंग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये तो पावरफुल बंदा है ना, एडवांस इंटेलिजेंस भी है इसके पास में, फिर इसने मुझे अपने पेट के अंदर क्यों भर लिया। कैसे ये नहीं पता है कि अंदर से मैं और भी ज्यादा अच्छे से अटैक कर पाऊंगा। और फेंग इसी बारे में सोच रहा था कि वो तो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, लेकिन तभी डाइजेस्टिव जूस वहाँ पे आता है। लेकिन फेंग को उसके ऊपर से भी कुछ भी नहीं होता। भाई की बॉडी अंबुजा सीमेंट से बनी है, किसी भी चीज से कुछ भी नहीं होगा। खैर फेंग अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो यहाँ पे पेट के अंदर हमलेबाजी का इस्तेमाल करता है, पर घंटा कुछ नहीं होता, क्योंकि डाइजेस्टिव जूस ने यहाँ पे फेंग को कमजोर कर दिया है पूरी तरीके से। उसकी पावर लेवल यहाँ पे ड्रॉप हो चुकी है। जिसके बाद फेंग अपने पास से फूल भाई साहब को बाहर निकालता है और वो मन के अंदर यही सोच रहा था कि फूल ने यहाँ पे काफी अच्छे से डार्क एट्रीब्यूट को एब्जॉर्ब कर लिया है, और ऊपर से सिटी के जो भी पॉइजनर्स थे उन्होंने भी यहाँ पे फूल को अपनी एनर्जी दी है, तो वो अब तक मेच्योर हो गया होगा। लेकिन जब वो फूल की तरफ देखता है तो वो पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हुआ था, उसको मजा ही नहीं आ रहा था इस जगह पे। बेसिकली यहाँ पे जो एनोमली किंग ने डार्क एट्रीब्यूट एब्जॉर्ब किया था, वो किसी वजह से फूल एब्जॉर्ब करना नहीं चाहता था, इसलिए वो मना कर दे रहा था एब्जॉर्ब करने से। फेंग भी उसे फोर्स नहीं करता है, जिसके बाद वो यहाँ पे उल्टा सीधा अटैक करना शुरू करता है और वहीं से ही सीन शिफ्ट होके एनोमली किंग के ऊपर आ जाता है। वहीं पे सभी लोग यही सोच रहे थे कि फेंग के साथ हुआ क्या, वो कहाँ पे चला गया। वहीं पे सुकिंग को समझ में आ जाता है कि फेंग यहाँ पे एनोमली किंग की बॉडी के अंदर है और वो वहां से फाइट कर रहा है। जिसके बाद हम लोग जिया लाइन को देखते हैं, जो कि उन सभी लोगों से कह रहे थे कि डेंजर काफी ज्यादा बड़ा है, तुम सभी लोग सिटी को छोड़ के निकल जाओ, हम लोग बिल्कुल भी यहाँ पे रिस्क को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसी टाइम पे एनोमली किंग यहाँ पे इनके ऊपर हमला करने को आगे बढ़ा था, लेकिन रास्ते के बीच में उसके पेट में एकदम अचानक से दर्द होता है और वहीं से सीन शिफ्ट होकर फेंग के ऊपर आ जाता है। फेंग ने जो पंच मारा था उसकी वजह से यहाँ पे और भी ज्यादा डाइजेस्टिव जूस आ जाता है। इसके बाद फेंग की जब आंखें खुलती है तो वो एक अजीब सी जगह पे टेलीपोर्ट हो गया था। उसी टाइम पे फेंग के पीछे से एक दूसरा एनोमली बाहर निकलता है जो मंकी टाइप में था, जो फेंग के ऊपर हमला करता है। फेंग अपनी स्पिरिट एनर्जी को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कर नहीं पाता। लेकिन उसके रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा तेज थे कि वो इजिली अटैक को डॉच जरूर कर लेता है, जिससे फेंग को समझ में आ जाता है कि उसकी बॉडी एकदम परफेक्ट कंडीशन में सब कुछ काम कर रहा है ढंग से। ये बस एनोमली किंग की हेलुसिनेशन वाली एबिलिटी है, जो कि यहाँ पे फेंग को ये सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि उसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, वो अपनी प्रीवियस लाइफ में पहुंच गया है, वो अभी तक पॉइजनर नहीं बना है। वो एनोमली मंकी यहाँ पे फेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फेंग इजीली उसे डॉज कर ले रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी अभी भी यहीं पे ही है, बस पावर्स नहीं आ रही है। जैसे कि सपनों में तुम्हें भागना होता है तो तुम भाग ही नहीं पाते चाह के भी। इसीलिए बस फेंग को यहाँ पे थोड़ा बहुत फोकस करना था और उसे पता लगाना था कि वो इस बैरियर को कैसे तोड़ सकता है और अपनी एबिलिटीज का यूज कर सकता है। ये एक बैरियर है तो फिर इसका यहाँ पे एक पॉइंट तो होगा ना जहाँ से बैरियर खत्म हो जाएगा, बस फेंग को वही ढूंढना है। उसी टाइम पे एनोमली किंग फेंग को पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ पे आने के बाद में तुम इस जगह से कहीं भी नहीं जा सकते, तुम्हें अगर लगता है कि तुम खुद को हीरो बना लोगे। जिसके बाद वो यहाँ पे फेंग का रूप लेने लगता है और उसे यहाँ पे उसकी डेस्टिनी दिखाता है, उसकी किस्मत दिखाता है, जहाँ पे वो सभी लोग मारे गए थे जिनको फेंग जानता था बिना किसी दिक्कत के। और वो फेंग से कहता है कि तुम सभी हमारे लिए पोषक तत्व बन जाओगे। जिसपे फेंग आगे से यहाँ पे बैरियर को तोड़ देता है और वो अपनी एबिलिटीज का यूज करते हुए कहता है कि बढ़िया ट्रिक थी पर मेरे ऊपर काम नहीं आई, थोड़ा सा और काम करो। जिसके बाद वो यहाँ पे यांग एट्रीब्यूट को रिलीज करता है और इस बार फेंग ने जो यांग एट्रीब्यूट रिलीज किया था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। देख रहे हो लौंडे के रंग रूप बदल जाते हैं। जिसके बाद फेंग यहाँ पे यांग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता है, तो फिर यहाँ पे वो अपने ब्रेक थ्रू वाले पॉइंट पे पहुंच गया था। सिस्टम उससे पूछता है कि ब्रेक थ्रू करना चाहोगे, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अगर ये एपिसोड तुम्हें आज मिल रहा है तो फिर बधाई हो, मैंने ये 5 दिन पहले रिकॉर्ड करके खत्म कर लिया था, बस एडिट नहीं कर पाया क्योंकि इतने समय मुझे एग्जाम की टेंशन हो रही है। बाय द वे एग्जाम है तो फिर मैं पुरानी वीडियोस को अपलोड कर सकता हूँ मर्ज अप करके, तो हैरान ना होना। 5 तारीख को एग्जाम खत्म होंगे, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता।